लड़की पर श्राप लगा था। जो भी लड़का उसके पास आता उसकी रहस्यमयी दुर्घटना में मौत हो जाती। समय के साथ लोग उसे चुड़ैल कहने लगे और बचपन से ही उससे दूर रहने लगे क्योंकि उसके आसपास हमेशा कुछ अजीब घटनाएं होती थीं। मिस जोंग नाम की इस लड़की के साथ ये सब बचपन से ही हो रहा था। एक बार एक लड़के ने मजाक में उसे अपना प्यार दिखाने की कोशिश की, लेकिन वह गलती से एक अंडर कंस्ट्रक्शन मैनहोल में गिर गया। एक और लड़का जो शर्मीला था व्हाइट डे पर उसे कैंडी देने आया, लेकिन घर जाते समय एक कार की चपेट में आकर मर गया। शुरुआत में मिस जोंग को लगा ये सब बस इत्तेफाक है। फिर हाई स्कूल में वह एक सीनियर को पसंद करने लगी। वह लड़का कोरिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा गया था। जाते समय उसने मिस जोंग को अपनी पढ़ाई की नोट्स दी और कॉलेज में इंतजार करने का वादा किया, लेकिन अगले ही पल वह अचानक गिर गया और शरीर में झटके लगने लगे। मिस जोंग ने सोचा शायद उसे किसी जानवर ने काटा है। आसपास के लड़के उसे अस्पताल ले गए। बाद में वह सीनियर सियोल चला गया और मिस जोंग ने उसे कभी नहीं देखा। जल्द ही अफवाह फैल गई कि वह लड़का मिस जोंग की वजह से घायल हुआ। एक लड़का इन अफवाहों को रोकने के लिए लड़कियों को टोकता है और मिस जोंग को दूध की बोतल देता है, लेकिन अफवाहों ने मिस जोंग का दिल तोड़ दिया। मिस जोंग की माँ की मौत उसके जन्म के समय हो गई थी, इसलिए उसका जन्मदिन ही उसकी माँ की पुण्यतिथि भी था। उसे दोषी महसूस न हो इसलिए उसके पिता सिर्फ उसका जन्मदिन मनाते थे और उसे उपहार की जगह पैसे देते थे ताकि वह दोस्तों को खाना खिला सके और दोस्त बना सके। पिता की चिंता कम करने के लिए मिस जोंग झूठ बोलती थी कि उसके दोस्त हैं, लेकिन श्राप फिर भी खत्म नहीं हुआ। एक दिन उसकी क्लास के सभी 12 लड़कों को फूड पॉइजनिंग हो गई, जबकि लड़कियां ठीक थीं। फिर सब ने मिस जोंग को शक की निगाह से देखना शुरू किया। अब मिस जोंग खुद भी नोटिस करने लगी कि स्कूल में ज्यादातर हादसे उन्हीं लड़कों के साथ हो रहे हैं जो उससे जुड़े थे। एक दिन वह स्कूल के बाद बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। एक लड़के ने उसे घर छोड़ने की पेशकश की। रास्ते में उसने घबराकर अपने दिल की बात कह दी। तभी एक बस तेजी से गुजरी और पानी उछालते उछालते बची। मिस जोंग को फिर अपनी बदनामी और श्राप की अफवाहें याद आईं, लेकिन लड़का बिना जवाब सुने ही शर्म से भाग गया। थोड़ी ही देर में 2 जोरदार बिजली गिरी। वह लड़का बिजली की चपेट में आकर मर गया। पूरे स्कूल ने उसके लिए शोक सभा रखी। मिस जोंग को अपराध बोध हुआ। उसने रोती आंखों से शव यात्रा को जाते देखा और सोचा काश वह मुझसे कभी न मिला होता, शायद वह जिंदा होता। थोड़ी दूर पर डोंग जिन चुपचाप उसे देख रहा था। वह इकलौता था जिसे मिस जोंग के आंसुओं से भीगा चेहरा दिखाई दे रहा था। अब स्कूल में हर कोई कहने लगा कि जो भी मिस जोंग के करीब आता है उसके साथ बुरा ही होता है, जैसे वो भी श्रापित हो जाता हो। लोगों ने उसे चुड़ैल बुलाना शुरू कर दिया। डोंग जिन ने इसका विरोध किया और कहा कि किसी एक वजह से पूरी इंसान को जज करना गलत है। सिर्फ इसलिए कि हादसे उसके आसपास हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वह उनकी वजह है। फिर स्कूल पिकनिक पर गया। डोंग जिन फोटो खींचने की जिम्मेदारी में था। अपने कैमरे से उसने देखा कि मिस जोंग अकेले बैठकर किताब पढ़ रही है और चुपचाप उसकी तस्वीर ले ली। लंच टाइम में एक लड़के ने मिस जोंग को ड्रिंक दिया। मिस जोंग डर गई, उसका इजहार रोक दिया और भाग गई, लेकिन फिर भी उस लड़के के पैर में गंभीर चोट लग गई। डोंग जिन ने देखा कि मिस जोंग डर से कांप रही थी। पिकनिक के बाद वह भागकर फोटो डेवलप करवाने गया। उसके क्लोजअप को देखकर उसे लगा कि वह लड़की भीतर से बहुत दुखी है। अगले दिन वह घायल लड़का स्कूल में बैसाखी के सहारे आया और सबको कहा कि उसकी हालत मिस जोंग की वजह से हुई है, इसलिए उससे दूर रहें। अब मिस जोंग और भी चुप हो गई और लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। डोंग जिन ने नोटिस किया कि लंच टाइम में वह हमेशा अकेली एक बेंच पर बैठती थी, तेज धूप में। डोंग जिन की माँ पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष थी। उसने दुकान में जाकर माँ की मदद की और खुश करके कहा कि स्कूल वेयर हाउस के सामने एक छाया लगवा दी जाए ताकि धूप से बचाव हो सके। उसकी बात पर माँ ने पहले मारा, लेकिन फिर मान भी गई। अब जब मिस जोंग छांव में बैठकर खाना खा रही थी तो डोंग जिन को सुकून मिला, लेकिन हादसे रुक नहीं रहे थे। स्कूल में छोटे बड़े हादसे होते रहे और हर बार पीड़ित वही लड़के होते जो मिस जोंग से बात करते थे। अब लड़के उससे दूर भागने लगे। अफवाहें पूरे स्कूल में आग की तरह फैल गईं। यहाँ तक कि डॉन नाम की लड़की ने सबको बताया कि मिस जोंग की माँ उसकी पैदाइश पर ही मर गई थी। लोगों ने उसे श्रापित चुड़ैल तक कह डाला। रात में मिस जोंग को सबसे ज्यादा शांति मिलती थी। पिता ने देखा कि वह हमेशा अकेले पढ़ती रहती थी। पिता ने कहा कि वे उसे ट्यूशन भेज सकते हैं। मिस जोंग ने गर्व से कहा कि उसे जरूरत नहीं, वह वैसे ही अच्छे नंबर लाती है। लेकिन पिता फिर भी समझ गए कि वह भीतर से परेशान है। मिस जोंग मुस्कुराई और बोली सब कुछ ठीक है। इसके बाद वह चुपचाप स्कूल जाती और किसी का ध्यान न खींचे ऐसा व्यवहार करती। एक लड़का उसके साथ हो रही नाइंसाफी देखकर उसे सांत्वना देता है। ये सब सिर्फ इत्तेफाक है। तभी कुछ लड़कियां उन्हें साथ बात करते हुए देख लेती हैं। मिस जोंग लड़के को नजरअंदाज करके चल देती है। वह जिद्दी लड़का पीछे पीछे चलता है और इजहार करता है। तभी मिस जोंग को एक टूटा हुआ हाई वोल्टेज बॉक्स दिखता है। वह उसे चेतावनी देने ही वाली थी कि एक तार झटके से टूटकर उस लड़के को छू जाता
जाता है। एक और हादसा, एक और मौत। अब सबको पक्का यकीन हो गया कि वह एक श्रापित चुड़ैल है। अब तो वह बेंच भी जहां वह बैठती थी गालियों और बुरे शब्दों से भर दी गई। स्कूल में अब उसके लिए कोई जगह नहीं बची थी। स्कूल छोड़ते समय वह मुड़ी जैसे कुछ महसूस किया हो। डोंगजिन वहीं खड़ा था, उसकी ओर प्यार से देखता हुआ। वह रुकने वाला था, उसे हाय मैं ली डोंगजिन हूँ कहने ही वाला था, लेकिन मिस जोंग कभी स्कूल वापस नहीं आई। पिता बहुत नाराज थे कि उसने बिना पूछे स्कूल छोड़ दिया, लेकिन मिस जोंग कुछ नहीं बोली, बस कंबल के नीचे छुपकर रोती रही। सच जानने के लिए मिस्टर पार्क, उसके पिता, ने उसकी क्लासमेट डॉन से पूछा। डॉन ने मिस जोंग के साथ हुई सारी घटनाएं बता दी। तब मिस्टर पार्क को अपनी बेटी का दर्द समझ आया। आंखों में आंसू लेकर उन्होंने उसका बैग और लंच बॉक्स पैक किया। जाते समय उन्होंने देखा कि डोंगजिन उसकी बेंच से गालियों को साफ कर रहा था। बाकी सबके उलट डोंगजिन ने कभी अफवाहों पर यकीन नहीं किया। वह जानता था एक दिन वह साबित करेगा कि मिस जोंग कोई चुड़ैल नहीं है। मिस्टर पार्क ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा धन्यवाद। अब मिस जोंग पूरे दिन अपने कमरे में रहती थी। पिता बस उसे खाना खाने की याद दिलाते। वह चाहती थी लोग उसे भूल जाएं, लेकिन अफवाहें जैसे गांव की हर गली में फफूंदी की तरह फैल गईं। एक दिन मिस्टर पार्क की एक आदमी से लड़ाई हो गई। वह आदमी कह रहा था कि मिस जोंग की वजह से उसका बेटा घायल हुआ। अपनी बेटी के बारे में इतनी बुराई सुनकर मिस्टर पार्क का दिल टूट गया। उसने सबको चेतावनी दी कि अगर उन्होंने फिर से झूठी बातें फैलाई तो वह इस जगह को उलट पलट कर रख देगा। लेकिन कुछ चुगलखोर औरतों ने मिस्टर सो से कहा कि डोंगजिन को मिस जोंग से दूर रखना चाहिए। मिस जोंग को इंसानों से ज्यादा जानवर पसंद थे। उसने अपने पापा से बिल्ली के खाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि आवारा बिल्लियां अपशगुन होती हैं। मिस जोंग बड़बड़ाई कि वो भी तो बदकिस्मती की वजह थी और वो भी कुछ अलग नहीं थी। मिस्टर पार्क को एहसास हुआ कि उनकी बातों से उनकी बेटी को दुख पहुंचा। वो डोंगजिन के घर के स्टोर पर गए, लेकिन वहां सिर्फ खाद और कीटनाशक बिकते थे, बिल्ली का खाना नहीं। डोंगजिन की मां ने उन्हें अपने बेटे का बिल्ली का खाना दे दिया। मिस्टर पार्क को दया का एहसास नहीं चाहिए था, इसलिए उन्होंने उसका पैसा भी दिया। जब मिस जोंग को बिल्ली का खाना मिला तो वो पहली बार दिल से मुस्कुराई। उस पल उसके पापा को सच्ची खुशी महसूस हुई। कुछ ही समय बाद सीनियर स्टूडेंट्स का ग्रेजुएशन हो गया। डोंगजिन की मां ने मिंक कोट खरीदा और सेरेमनी में अपने बेटे के साथ फोटो खिंचवाई, लेकिन डोंगजिन तो सिर्फ मिस जोंग को देखना चाहता था। उधर डॉन ने चुपचाप मिस जोंग के दरवाजे पर ग्रेजुएशन गिफ्ट रखा, जैसे माफी मांगना चाहती हो, लेकिन शर्म के मारे भाग गई। डोंगजिन भी फूल लेकर उसके दरवाजे पर पहुंचा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला वो डर के मारे भाग गया। मिस जोंग ने एलुमनाई बुक खोली और देखा कि उसकी तस्वीर ग्रुप फोटो के साथ लगी थी। शायद यह डॉन की चुपचाप माफी थी। मिस्टर पार्क ने अपनी बेटी को पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि अगर वो क्वालिफिकेशन एग्जाम दे तो वो हाई स्कूल डिप्लोमा के बराबर होगा और वो कॉलेज जा सकेगी। उन्होंने कहा कि वो उसे सोल ले जाएंगे, इस दर्दनाक जगह से दूर। बात करते समय उनकी पायरिया की तकलीफ फिर से बढ़ गई। उन्होंने वादा किया कि सोल पहुंचते ही सबसे पहले डेंटिस्ट के पास जाएंगे। पापा से हौसला पाकर मिस जोंग ने फिर से उम्मीद पाई और पढ़ाई शुरू कर दी। जब आलू की खुदाई का समय आया, मिस जोंग नहीं चाहती थी कि उसके पापा अकेले काम करें, तो वो खेत में मदद के लिए गई। तभी जमीन से एक जहरीला सांप निकला और उसके टखने पर काट लिया। मिस्टर पार्क दौड़े, लेकिन मिस जोंग बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो देखा कि उसके पापा जमीन पर पड़े हैं, मुश्किल से सांस ले पा रहे हैं। उसे समझ आया कि पापा ने उसका जहर चूस लिया था, लेकिन पायरिया की वजह से जहर और तेजी से फैला। मिस जोंग मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन पापा ने मना किया। अगर लोग देखेंगे तो उसे ही उसके मरने का दोष देंगे। उन्होंने कहा कि वो भाग जाए, लेकिन गांव वाले पास आ गए। पापा को शांति से जाने देने के लिए मिस जोंग ने झूठ बोला कि किसी ने उन्हें नहीं देखा। आखिर में उसके पापा उसकी गोद में ही चल बसे। लोगों ने उसे डायन कहा, जिसने अपने ही पिता को मार डाला और उसे गांव से भगा दिया। डोंगजिन को इस सब की खबर नहीं थी। मिस जोंग को डायन कहे जाने के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए उसने कॉलेज में स्टैटिस्टिक विषय चुना। क्लास में पीछे बैठा एक लड़का सबका ध्यान खींच रहा था। सब कहते थे कि किम मानसिक रूप से बीमार था, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करता था। लेकिन जैसे ही डोंगजिन ने उसे देखा, उसे मिस जोंग की याद आ गई। डोंगजिन खुद को रोक नहीं पाया और दोस्ती करने की कोशिश की। किम ने बस अपनी थाली उठाई और बिना कुछ कहे चला गया, लेकिन डोंगजिन ने हार नहीं मानी। पहले उसने किम को अपने पड़ोसी के खेत से लाए हुए आलू दिए, फिर उसे साथ में खाने का न्योता दिया। किम हैरान था, क्योंकि जब वो जवाब नहीं देता, लोग खुद ही उससे दूरी बना लेते थे। डोंगजिन ने माना कि किम उसे किसी की याद दिलाता है और वो अब पिछली गलती दोहराना नहीं चाहता। आखिरकार दोनों एक साथ रेस्टोरेंट गए। भले ही एक ही टेबल पर नहीं बैठे, लेकिन अब वे थोड़े करीब आ गए थे। धीरे धीरे किम को डोंगजिन की जिंदगी में दिलचस्पी होने लगी। डोंगजिन ने बताया कि वो एक दोस्त के लिए टेक्स्ट बुक्स खरीदने के लिए 3 पार्ट टाइम जॉब करता है। दोपहर के खाने के बाद उसने वही रेस्टोरेंट का यूनिफॉर्म पहन लिया जहां वो काम करता था। समय के साथ वे अच्छे दोस्त बन गए। गर्मी की छुट्टियों में डोंगजिन अपने गांव लौटा। उसने अपनी पुरानी हाई स्कूल की तस्वीरें देखी और मिस जोंग की फोटो पर रुका। उसकी माँ ने फिर गांव की अफवाहें दोहराई। स्कूल की डायन ने अपने पापा की जान ली और फिर जब कपड़े धोने वाली का बेटा उससे मिलने गया तो लौटते वक्त उसे जंगली सुअर ने मार दिया। यहाँ तक कि मिस्ट्रेस सो भी मानने लगी कि मिस जोंग अपशगुनी है। पहली बार डोंगजिन ने अपनी माँ पर चिल्लाया। उसने सांख्यिकी के आंकड़े बताकर समझाया कि हर मिनट कोई न कोई
घायल होता है या मरता है, इसका मतलब ये नहीं कि हर हादसे की वजह मिस जोंग है। इसके बाद उसने मिस जोंग के घर जाने की तैयारी की, लेकिन उसकी माँ ने रोका और कहा कि मिस जोंग तो शायद महीनों पहले जा चुकी है। गांव वालों ने उसे निकाल दिया था, अब वो घर खाली है। डोंग जिन निराश होकर घर के दरवाजे से लगकर बैठ गया। उसने अपनी रिपोर्ट निकाली जो साबित करती थी कि मिस जोंग डायन नहीं है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक तेज हवा ने सारे कागज उड़ा दिए। उस पल डोंग जिन को मिस जोंग की बहुत याद आई। उसे एहसास हुआ कि कोई भी चीज, खासकर प्यार, किसी का इंतजार नहीं करता। प्रोफेसर को पता चला कि डोंग जिन ने मिस जोंग के लिए सांख्यिकी पढ़ी थी। उन्होंने उसकी दयालुता और लगन की तारीफ की, लेकिन साथ ही कहा कि ये रिपोर्ट शुरुआत से ही बेकार थी, क्योंकि उसने पहले ही मान लिया था कि मिस जोंग डायन नहीं है और फिर आंकड़ों को उसी के हिसाब से ढाल दिया। प्रोफेसर ने सुझाव दिया कि स्पष्ट परिणाम के लिए वह चेकलिस्ट के सभी सवालों की दोबारा जांच करे। डोंग जिन ने सलाह मानी और यादृच्छिक व अनिवार्य घटनाओं को बाहर निकालते हुए एक सवाल पर ध्यान केंद्रित किया। सभी हादसों में आम बात क्या थी? हर घटना को ध्यान से देखकर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हर बार मिस जोंग मौजूद थी। अगर आंकड़े सही थे तो सिर्फ एक ही संभावना बचती थी, मिस जोंग वाकई में एक चुड़ैल थी। ये सोचकर डोंग जिन भारी बारिश में बेबस होकर रो पड़ा, खुद से नफरत करते हुए कि वह उसकी बेगुनाही साबित नहीं कर सका। समय बीत गया और सब लोग ग्रेजुएशन की तैयारी करने लगे। प्रोफेसर की सिफारिश पर डोंग जिन डेटा माइनर बन गया और सियोल चला गया। किम एक डिटेक्टिव बन गया। कुछ ही समय बाद डोंग जिन को एक कैसीनो से जुड़ा प्रोजेक्ट मिला। सिर्फ 5 सेकंड की निगरानी में वह किसी भी ग्राहक की उम्र, संपत्ति और कितनी बार वो आता है, सब कुछ अंदाजा लगा सकता था। उसने एक 30 साल के ऑफिस वर्कर पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अनुमान लगाया कि वह किसी छोटे शहर में ऑफिस लीज करता है, मिड साइज कार चलाता है और सालाना करीब 42 लाख वोन कमाता है। अब वो आदमी अपनी सारी कमाई जुए में हारने वाला था। डोंग जिन के निर्देश पर वेटर ने उसे एक शानदार रेस्तरां में फ्री खाना और अगली बार के लिए होटल वाउचर दिया। कुछ लोगों ने इस रणनीति का विरोध किया, लेकिन डोंग जिन का मानना था ग्राहकों को लगातार खेलने के लिए वापस लाना बेहतर है, बजाय इसके कि वह सब कुछ हार कर दोबारा कभी न लौटें। इस तरह कैसीनो लंबी अवधि में ज्यादा कमाई कर सकता था। यह सुनकर एक चेयरमैन प्रभावित हुआ और उनकी कंपनी में निवेश करने पर विचार करने लगा, लेकिन तभी वह ऑफिस वर्कर अपनी कार बेचकर फिर से जुआ खेलने आ गया। चेयरमैन ने लंबी सांस ली और कहा, जिंदगी में बहुत सारे अनजान पहलू होते हैं। उसने डोंग जिन को अपना बिजनेस कार्ड दिया और रात के खाने का न्योता दिया। जब डोंग जिन घर जाने वाला था, उसे अपनी कार की विंडशील्ड टूटी हुई मिली। डैश कैम में दिखा कि संदिग्ध व्यक्ति पहले उसका फोन नंबर देखता है, फिर कांच तोड़ता है। डिटेक्टिव को लगा ये किसी की डोंग जिन से पुरानी दुश्मनी हो सकती है। रिपोर्ट दर्ज करते समय डिटेक्टिव को डोंग जिन की नौकरी समझ नहीं आई। डोंग जिन ने समझाया कि वह एक डेटा माइनर है जो बड़ी मात्रा में डेटा से सूचनाएं निकालता है। उदाहरण के लिए उनके पीछे झगड़ रहे 2 आदमी, दोनों बोतल का ढक्कन पोंछने की आदत, कपड़ों पर एक जैसे पानी के निशान और सफेद बालों के धब्बे। इससे वह समझ गया कि वे एक ही परिवार के सदस्य हैं। तभी एक औरत सफेद पिल्ला लेकर आई और माफी मांगते हुए दोनों को घर ले गई। डिटेक्टिव को डोंग जिन की नौकरी बहुत दिलचस्प लगी और उसने वादा किया कि वह मामले की जांच ठीक से करेगा। उस रात डोंग जिन की किम से मुलाकात होनी थी। किम ने कहा कि वह देर से आएगा क्योंकि उसने अभी अभी एक खतरनाक अपराधी को गिरफ्तार किया है। डोंग जिन ने उसे काम में ध्यान लगाने के लिए झूठ बोल दिया कि वह एक पार्टी में है। सबवे से लौटते समय डोंग जिन ने एक नशेड़ी को एक लड़की को प्रपोज करते देखा। लड़की का साइड प्रोफाइल उसे जानी पहचानी लगी। वह मिस जोंग थी, उसकी हाई स्कूल की क्रश। एक बार फिर वह बोलने से डर गया और बस पीछा करता रहा। वह दोनों स्टेशन से निकले और एक शांत गली में चले गए। डोंग जिन ने देखा कि मिस जोंग आवारा बिल्लियों को खाना खिला रही थी। वह पास ही छिप गया। मिस जोंग बड़बड़ाई, कैसे शांति से जिया जाए बिना लोगों से मिले? ना तो मुझे जीने का तरीका आता है, ना ही गायब होने का। इतने सालों बाद भी वह अब भी कठिन जीवन जी रही थी। डोंग जिन ने चुपचाप उसे घर जाते हुए देखा। वह मानने लगा कि इतने सालों बाद मिलना कोई संयोग नहीं हो सकता। अगले दिन उसने उस नशेड़ी आदमी को इंटरनेट पर खोजा और एक वीडियो मिला जिसमें मिस जोंग के जाने के बाद वह आदमी सीने को पकड़कर गिर पड़ा। डोंग जिन ने किम से बात की, क्या दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा टीम की हार लेकर आते हैं, या जिनके छूने से मशीन खराब हो जाती है, या जिनके नंबर आने से पहले ही दुकानों में सामान खत्म हो जाता है? किम ने कहा कि ये सिर्फ संयोग हैं, लेकिन डोंग जिन को लगता था कि कुछ अजीब किस्म के नियम होते हैं जिससे कुछ लोग हमेशा के लिए अभिशप्त हो जाते हैं, और वो इस श्राप को तोड़ने का तरीका नहीं ढूंढ पाया था। उसी दिन मिस्टर सो ने डोंग जिन को अस्पताल से कॉल किया। उन्होंने कहा कि उनकी रिपोर्ट खराब आई है। डोंग जिन उन्हें तुरंत सियोल इलाज के लिए ले गया। कई कीमोथेरेपी के बाद उन्होंने विग पहनना शुरू किया। डोंग जिन छुपकर उनके लिए बियर लाता ताकि वह खुश हो जाएं। उसने वादा किया कि वह बहुत सारा पैसा कमाएगा और उन्हें दुनिया घुमाने ले जाएगा। मगर मिस्ट्रेस ओ को पता था कि उनका समय कम है। उन्होंने अपना अंतिम सपना बताया, एक रंग बिरंगे बियर के साथ अंतिम विदाई, ताकि वे अपने पति से रोमांटिक तरीके से मिल सकें। उन्होंने अपना घर और दुकान बेचने का प्लान भी बनाया ताकि उनके बेटे को परेशानी न हो। मगर डोंग जिन ने फैसला किया कि वह घर रखेगा क्योंकि उसमें उसकी माँ की सारी यादें थीं। फिर उसे पता चला कि सालों पहले उसकी माँ ने मिस जोंग
जोंग का घर खरीद लिया था। डोंग जिन ने उन्हें धन्यवाद कहा, मानते हुए कि उन्होंने मिस जोंग की मदद की होगी, मगर मिस्ट्रेस ओ ने एक पुराना छुपा हुआ राज बताया। असल में उन्होंने भी गांव वालों के साथ मिलकर मिस जोंग को गांव से भगाया था। जब उन्होंने सफाई करते समय मिस जोंग की तस्वीर देखी तो डर गईं कि उनका बेटा उससे प्यार कर बैठेगा और फिर टूट जाएगा, इसलिए उन्होंने अफवाहों के आधार पर एक गलत फैसला लिया। मिस जोंग ने सबके सामने माफी मांगी और वादा किया कि वह गांव छोड़ देगी। मिस्ट्रेस ओ ने राहत की सांस ली और गांव वालों को मिस जोंग को गाली देने से रोका। जाने से पहले उन्होंने मिस जोंग के पतले शरीर को देखा और अपराध बोध से भर गईं। उस रात मिस जोंग आखिरी बस चूक गई। उसे देखकर मिस्ट्रेस ओ ने उसे बस स्टेशन तक छोड़ा। मिस जोंग ने उनके इस व्यवहार के लिए धन्यवाद कहा। पता चलने पर कि मिस जोंग के पास कहीं और जाने की जगह नहीं थी, मिस्ट्रेस ओ ने उसका घर खरीद लिया ताकि उसे पैसे मिल जाएं। बाद में मिस्ट्रेस ओ सीधे माफी मांगना चाहती थी, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। जब उन्हें याद आया कि उनका बेटा बार बार कहता था मिस जोंग चुड़ैल नहीं है, तो उन्होंने कहा, अगर तुम कभी मिस जो तो मेरी तरफ से माफी जरूर मांग लेना। डोंग जिन को फोटोग्राफी पसंद थी, मगर उसने कभी अपनी माँ की एक ढंग की फोटो नहीं खींची थी। उनकी आखिरी तस्वीर उसके हाई स्कूल ग्रेजुएशन की थी, जहाँ उन्होंने वह मीन कोट पहना हुआ था। उसे डोंग जिन बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर भी डोंग जिन ने अपनी माँ की आखिरी इच्छा का पालन किया और एक रंग बिरंगी बियर से सजी हुई अंतिम यात्रा की व्यवस्था की। अपना सामान समेटते हुए उसे अपनी पुरानी रिपोर्ट्स मिली, जो उसने सालों पहले मिस जोंग के घर पर छोड़ी थी। मिस्ट्रेस ओ ने उन्हें चुपचाप उठा लिया था। वो रिपोर्ट में लिखे जटिल फॉर्मूले और त्रुटियों से भरे आंकड़ों को नहीं समझ पाई, लेकिन फिर भी उन्हें बार बार पढ़ती रही, मरने तक। उन्हें यकीन था कि मिस जोंग निर्दोष थी। अब डोंग जिन वही साबित करना चाहता था कि मिस जोंग कोई चुड़ैल नहीं थी, ठीक वैसे ही जैसे उसकी माँ चाहती थी। अगले दिन उसने सैन फ्रांसिस्को पुलिस द्वारा उपयोग किए जाने वाले अपराध मानचित्र का अध्ययन किया, जो अपराध का समय, स्थान और गंभीरता ट्रैक करता था। पुलिस इसका इस्तेमाल पेट्रोलिंग इलाकों और कर्मचारियों को फिर से बांटने के लिए करती थी और अपराध दर में उल्लेखनीय गिरावट आई थी। डोंग जिन ने वैसा ही नक्शा चुड़ैल से संबंधित घटनाओं के लिए बनाना चाहा। अगर वह उस पैटर्न को प्रभावित करने वाले वेरिएबल को पहचान पाता तो वह भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी और रोकथाम कर सकता था। इस रहस्य को सुलझाने के लिए डोंग जिन ने अपनी हाई सैलरी वाली नौकरी छोड़ दी और कैसीनो प्रोजेक्ट भी छोड़ दिया, हालांकि उसका बॉस उसे रोकना चाहता था। दूसरी ओर मिस जोंग अकेले एक छोटे से किराए के कमरे में 2 भूसे की गुड़ियों के साथ अंदर ही अंदर सिमटी रही। शुक्र है कि उसकी दोस्त यील ने उसे एक ट्रांसलेशन का काम दिलाया। मिस जोंग ने उसे निराश नहीं किया और हमेशा समय पर अपना काम पूरा किया। जीवन अब सरल था, लेकिन शांतिपूर्ण। उधर डोंग जिन ने मिस जोंग के सामने वाली इमारत में एक कमरा किराए पर लेने का फैसला किया। उसे कमरे के लेआउट से कोई मतलब नहीं था। वो बस वही कमरा चाहता था जो ठीक मिस जोंग के कमरे के सामने था, लेकिन वो पहले ही किराए पर लिया जा चुका था। उसने एजेंट को रिश्वत दी कि किसी तरह उस किराएदार से संपर्क किया जाए और कमरा स्वैप करवाया जाए, लेकिन उस आदमी ने साफ मना कर दिया। डोंग जिन ने हार नहीं मानी। उसने नीचे का कमरा ले लिया और किराएदार के कन्वीनियंस स्टोर में बार बार जाने लगा। वो उसकी मदद करता, उपहार देता और धीरे धीरे संबंध बेहतर बनाता गया। आखिरकार डोंग जिन ने उसे 3 महीने का किराया और शिफ्टिंग खर्च देने की पेशकश की और कमरा बदलवाने में सफल रहा। इसके बाद वह सामने वाली बिल्डिंग में चुपके से घुसा और डाक बॉक्स देखकर यह सुनिश्चित किया कि मिस जोंग कौन से कमरे में रहती है। तभी येल ने उसे संदिग्ध तरीके से घूमते देखा और पूछा कि वह किसे ढूंढ रहा है। डोंग जिन ने झूठ बोला कि वह तीसरी मंजिल पर जा रहा है। दुर्भाग्य से तीसरी मंजिल पर बिकनी वैक्सिंग सैलून था। उसके अजीब व्यवहार के कारण उसे सच में अंदर जाना पड़ा। उधर येल मिस जोंग से मिलने आई और उन्होंने साथ में डिनर किया। मिस जोंग उत्साहित होकर उस छोटे ऑस्ट्रियन शहर के बारे में बात करने लगी, जिसके बारे में उसने अनुवाद करते हुए पढ़ा था। वह सपना देखती थी कि एक दिन वो भी सामान्य लोगों की तरह सड़कों पर आजादी से घूमेगी। इस बीच डोंग जिन को डिटेक्टिव का कॉल आया। वह व्यक्ति मिल गया था जिसने उसकी कार का शीशा तोड़ा था। वह आदमी ली था जो एक पेपर कप फैक्ट्री का मालिक था। उसे एक लोन पास होने वाला था, लेकिन बैंक की पॉलिसी बदलने से लोन कैंसिल हो गया और वह दिवालिया हो गया। बाद में उसे पता चला कि वह लोन सिस्टम डोंग जिन की कंपनी ने विकसित किया था, इसलिए उसने डोंग जिन से बदला लेने का फैसला किया। पुलिस स्टेशन से निकलते हुए डोंग जिन ने पूछा कि स्ट्रीट लाइट रिपेयर का काम कौन सा विभाग करता है। जिस रात वह मिस जोंग को छोड़ने गया था, गली के मोड़ पर लाइट टिमटिमा रही थी। जब वह घर पहुंचा, उसे पीछे से हमला किया गया। हमलावर वही ली था। डोंग जिन ने प्रतिकार नहीं किया और यहाँ तक कि कन्वीनियंस स्टोर वाले को पुलिस बुलाने से भी रोका। ली ने उसे उसके फैक्ट्री के बर्बाद होने और कर्मचारियों के बेघर हो जाने का दोषी ठहराया। जब वह शांत हुआ, डोंग जिन उसे खाने पर ले गया। उसने समझाया कि उसका काम सिर्फ डाटा से गणनाएं करना था। वह कभी नहीं सोचता था कि इससे किसी मासूम को नुकसान हो सकता है। ली भी जानता था कि सब कुछ डोंग जिन की गलती नहीं थी, लेकिन जब भी वह अपनी पत्नी और बच्चों
बच्चों से जुदा होने के बारे में सोचता उसके मन में बुरे ख्याल आते थे। उसने डोंग जिन के प्रति नफरत के सहारे खुद को थामा हुआ था। ली की मदद के लिए डोंग जिन ने चेयरमैन से कहा कि उसे नौकरी दे दें। आजकल के जमाने में जहां लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, डोंग जिन अलग था। वो दूसरों को बचाने की कोशिश करता था। इससे चेयरमैन काफी प्रभावित हुआ। उधर किम को एक रिपोर्ट मिली, एक महिला का घर तहस नहस कर दिया गया था, लेकिन जबरन घुसने के कोई निशान नहीं थे। इसका मतलब था कि हमला करने वाला कोई जानने वाला था। किम ने महिला को सुरक्षा आदेश लेने और स्मार्ट वॉच पहनने की सलाह दी, जिसमें खतरे में बटन दबाने पर पुलिस तुरंत पहुंचेगी। महिला को उसके माता पिता के घर सुरक्षित छोड़कर किम वापस स्टेशन लौटा। वहां उसे डोंग जिन मिला और उन्होंने साथ में खाना खाने का प्लान बनाया। लेकिन तभी किम को एक अर्जेंट कॉल आ गया। वह दौड़ा दौड़ा महिला के पास पहुंचा, लेकिन देर हो चुकी थी। वह बहुत खून बहा चुकी थी और उसे अस्पताल ले जाया गया। किम खुद को दोषी मानने लगा कि वह उसे बचा नहीं सका। रात में मिस जोंग बाहर निकली और देखा कि स्ट्रीट लाइट ठीक हो गई है। जैसा कि हमेशा होता था, वह गली में बिल्लियों को खाना देने गई। फिर से उसने बड़बड़ाते हुए कहा, मैं सच में एक चुड़ैल जैसी हूँ। डोंग जिन पास ही छिपा था और उसके ये शब्द सुनकर वह और दृढ़ निश्चय से भर गया कि वह इस श्राप को तोड़कर रहेगा। अगले दिन डोंग जिन अपने पुराने गांव लौटा। उसने अपनी एक पुरानी दोस्त से मिलकर कहा कि बाकी गांव वालों को इकट्ठा करे, उसे कुछ जरूरी बात कहनी थी। फिर वह गांव के मुखिया से मिला और अपने पुराने घर की चाबी ली। मुखिया ने कहा कि अगर वह वापस नहीं आ रहा है तो घर बेच दे। हाल ही में जहां मिस जोंग रहती थी, वह इलाका रिजॉर्ट में बदला जा रहा था, जिससे जमीन की कीमतें बढ़ गई थी। तभी डोंग जिन के दिमाग में कुछ आया। उसने मुखिया से पूछा कि क्या हाल ही में वहाँ कोई अजीब घटनाएं हुई हैं? मुखिया ने कहा, नहीं, मिस जोंग के जाने के बाद कोई दुर्घटना नहीं हुई। अंतिम घटना थी, लॉन्ड्री की दुकान वाले का बेटा जंगली सुअर से टकरा गया था। उस रात डोंग जिन उस आदमी से मिला जिसने उसे मिस जोंग की कहानी सुनाई। उसे मिस जोंग के पिता के मरने का दुख था, इसलिए उसने उसे कुछ ब्रेड दी थी, लेकिन वो अपनी भावनाएं जताने से डर गया। वो वहाँ लगभग 12 मिनट तक रुका। जैसे ही वो बाहर निकला, एक जंगली सुअर ने उस पर हमला कर दिया और वो बुरी तरह घायल हो गया। रात को दोस्त पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार इकट्ठा हुए। डोंग जिन ने उन्हें मिस जोंग द्वारा अनुवाद की गई एक किताब दी। वे हैरान थे, लेकिन फिर भी मिस जोंग को डायन ही कहते रहे। डोंग जिन ने उन्हें बताया कि उसने हाल ही में मिस जोंग को देखा है। वह श्राप की वजह से बहुत पीड़ित है और उसके लिए जिंदा रहना भी मुश्किल हो गया है। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वे मिस जोंग के आसपास हुई हर दुर्घटना का डेटा इकट्ठा करने में उसकी मदद करें। वह इस दुखी लड़की को बचाना चाहता था। डॉन अब एक हाई स्कूल टीचर थी। वह आसानी से डोंग जिन को स्कूल के रिकॉर्ड रूम तक ले गई। डोंग जिन ने सभी पीड़ितों की फाइलों की तस्वीरें ली, जरूरी डेटा को व्यवस्थित किया और रातों रात एक चार्ट बना दिया। उसे पता चला कि मिस जोंग के स्कूल में होने के दौरान दुर्घटनाएं और मौतें काफी बढ़ गई थी। ज्यादातर घटनाएं उसके आसपास ही हुई थी और ज्यादा सुराग पाने के लिए डोंग जिन ने उन छात्रों से मिलने का फैसला किया जो घायल हुए थे। पहला लड़का वो था जिसने मिस जोंग की रस्सी काट दी थी और मैनहोल में गिर गया था। वो मिस जोंग को पसंद करता था, लेकिन कभी इजहार नहीं कर पाया। दूसरा लड़का जिसने मिस जोंग को कैंडी दी थी, कार दुर्घटना में घायल हो गया। उसने भी मिस जोंग को पसंद किया था और उसके साथ लगभग 10 मिनट बिताए थे। डोंग जिन ने बाकी लोगों से मिलना जारी रखा और पाया कि सभी दुर्घटनाएं मिस जोंग के 10 मीटर के दायरे में हुई थी। डेटा के विश्लेषण के बाद उसने एक सामान्य पैटर्न पाया और एक परिकल्पना तैयार की। मिस जोंग के साथ एक ही स्थान में होना खतरनाक है, उससे बात करना खतरनाक है, उसे जान पहचान होना खतरनाक है, उसे अपने जज्बात इजहार करना खतरनाक है। इन सभी नियमों को तोड़ना मौत का कारण बन सकता है। हालांकि इन सभी परिकल्पनाओं की एक शर्त थी कि उस व्यक्ति को मिस जोंग के लिए कुछ महसूस होता हो। उस रात डॉन उससे मिलने आई। वह डोंग जिन की खोज से हैरान रह गई। उसे अपराध बोध हुआ और उसने कबूल किया कि मिस जोंग को डायन कहने की अफवाह उसी ने फैलाई थी, क्योंकि उसका क्रश मिस जोंग को पसंद करता था। उसने डोंग जिन से माफी पहुंचाने को कहा, लेकिन डोंग जिन ने कहा कि उसे खुद माफी मांगनी चाहिए। फिर डॉन ने बताया कि मिस जोंग कोरिया यूनिवर्सिटी में उसी सीनियर के जूनियर के तौर पर दाखिला मिला था। उसने सुझाव दिया कि डोंग जिन को मिस जोंग के कॉलेज जीवन की जांच करनी चाहिए। अगली सुबह डोंग जिन सोल गया और उस सीनियर से मिला, लेकिन कुछ खास जानकारी नहीं मिली। सिर्फ इतना कि मिस जोंग दाखिला लेने के कुछ समय बाद ही कॉलेज छोड़ चुकी थी। डोंग जिन फिर एक मूवी टिकट चेकर से मिला जिसने कभी मिस जोंग से इजहार किया था। वो अक्सर मिस जोंग को रात में अकेले मूवी देखते हुए देखता था। उसकी खूबसूरती से आकर्षित होकर उसने अपने जज्बात बताए, लेकिन उसे सिर्फ चोट लगी। डोंग जिन हैरान था कि वो आदमी मरा क्यों नहीं। फिर उसने उसका नाम टैग देखा और समझ गया कि मिस जोंग को उसका असली नाम कभी पता ही नहीं चला था। घर लौटकर डोंग जिन ने तीसरी परिकल्पना बदली। अगर मिस जोंग को आपका नाम पता है तो वो खतरनाक है। उसने मिस जोंग के घर से दूरी मापी, लगभग 10 मीटर। तभी मापने वाली टेप ने काम करना बंद कर दिया और पीछे नहीं लौटी। जैसे ही मिस जोंग ने खिड़की खोली, डोंग जिन ने जल्दी से टेप हाथ से खींची। मिस जोंग फिर बालकनी पर आई और बर्फबारी का आनंद लेने लगी। जैसे ही वह किनारे की तरफ चली, अचानक आवाज आई और डोंग जिन की उंगली टेप से कट गई। उसने पुष्टि की कि मिस जोंग के 10 मीटर के दायरे में होना खतरनाक है और डेटा इकट्ठा करने के लिए डोंग जिन मिस जोंग की इकलौती दोस्त यील से मिला। उसने डोंग जिन को तुरंत पहचान लिया, वही अजीब आदमी जो अपार्टमेंट में मिला था। उसे लगा कि डोंग जिन मिस जोंग का पीछा कर रहा है। डोंग जिन ने तुरंत अपनी जांच का डेटा दिखाया और कहा कि वह मिस जोंग को एक सामान्य जीवन देने में मदद करना चाहता है। उसके विश्लेषण को पढ़ने के बाद यील का रवैया बदल गया और उसने मिस जोंग के अतीत के बारे में बात करना शुरू किया। यील पहली बार मिस जोंग से छात्र संघ में भर्ती के दौरान मिली थी।
थी। मिस जोंग हमेशा काले कपड़े पहनती थी और कोने में रहती थी, फिर भी कई लड़के उसकी ओर आकर्षित होते थे। एक दिन मिस जोंग गलियारे में एक सीनियर से टकरा गई। सीनियर उसे देखकर घबरा गया और पीछे हट गया। उसकी गर्लफ्रेंड को लगा कि वे पहले से एक कपल थे और वो गुस्से में चली गई। बाद में एक लड़का मिस जोंग का पीछा करता रहा और मूवी देखने की जिद करता रहा। जब मिस जोंग ने मना किया, उसने फिर भी इजहार करने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियों से गिर गया। डायन का श्राप फिर सच हो गया। सीनियर की गर्लफ्रेंड अभी भी मिस जोंग से नाराज थी। सीनियर को सार्वजनिक रूप से कहना पड़ा कि जो भी मिस जोंग को डेट करेगा या पसंद करेगा वो घायल होगा या मरेगा। यही अफवाह पूरे कॉलेज में फैल गई। फाइनल एग्जाम्स में मिस जोंग ने जल्दी पेपर पूरा किया और बाहर चली गई। प्रोफेसर ने उसे सलाह देने के बहाने रोक लिया और उसकी कॉपी पर लिखा आई लव यू। मिस जोंग चौंक गई और डर के मारे भाग गई। उसे डर था कि प्रोफेसर के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, इसलिए उसने पहले ही एम्बुलेंस कॉल कर दी थी, लेकिन उन्हें लगा कि ये शरारत है। उसी वक्त यील ने उसे रोक लिया और खाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन मिस जोंग जल्दी जाना चाहती थी। यील ने देखा कि प्रोफेसर खिड़की के पास बैठा मिस जोंग को देख रहा था, फिर वो बिल्डिंग से गिर गया। इस घटना ने अफवाहों को और पक्का कर दिया। मिस जोंग एक डायन है। मिस जोंग अब ये सब और नहीं जल सकी और कॉलेज छोड़ दिया। यील ने मिस जोंग को खोजने में बहुत समय लगाया और आखिरकार उसे एक दूरस्थ गांव में पाया जो जल्द ही ध्वस्त होने वाला था। ये जगह डरावनी थी, लेकिन मिस जोंग को सुकून देती थी। यील को उसके लिए अफसोस हुआ और उसने पूछा कि उसने कॉलेज क्यों छोड़ा। मिस जोंग ने उसे बीच में रोक दिया और कहा कि उसे किसी की दया नहीं चाहिए। यील ने समझाया कि ये दया नहीं बल्कि चिंता है। यील मिस जोंग को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए यील ने उसे अपना नंबर दिया और चली गई। कुछ महीनों बाद मिस जोंग का फोन आया। उसके घर में चोरी हो गई थी। यील ने उसे डांटा कि वो इतनी खतरनाक जगह में क्यों रहती है। मिस जोंग ने कहा ये ही एकमात्र तरीका है जिससे वो अकेली रह सकती है। यील को उस गरीब लड़की के लिए और ज्यादा दुख हुआ और उसने तय किया कि अब वो उसकी बहन की तरह उसकी रक्षा करेगी। अगले दिन उन्होंने एक ऐसा घर किराए पर लिया जिसमें एक आंगन था। यील जब मकान मालिक से मोलभाव कर रही थी, मिस जोंग ने बहुत दिनों बाद पहली बार मुस्कुराया। वे सबसे अच्छी दोस्त बन गए। डोंगजिन और यील ने प्रोफेसर और मिस जोंग के बीच उस घटना के समय की दूरी मापी। वो लगभग 10 मीटर थी। उन्होंने बात की थी, एक दूसरे को जानते थे और इजहार भी हुआ था। ये सभी परिकल्पनाओं से मेल खाता था। फिर यील ने 2 लड़कों से मिलवाया जो मिस जोंग के पास रहने के बाद दुर्घटनाओं के शिकार हुए थे। दोनों उसके साथ एक ही जगह में थे और लगभग 10 मिनट बाद दुर्घटनाएं हुई। डोंगजिन ने अपनी सभी परिकल्पनाओं को सही माना। घायलों की याददाश्त में कोई गलती न हो, इसलिए उसने खुद इन नियमों की जांच करने का निर्णय लिया। उसके मुताबिक मिस जोंग दोपहर में अनुवाद का काम करती थी, ब्रेक में कॉफी पीती या नूडल्स खाती और बालकनी में जाती। वह रात 2 बजे तक काम करती थी, फिर गली के बिल्लियों को खाना देने जाती थी जब सड़कें खाली होती थी। हर महीने वह रैंडम बस पकड़कर आखिरी स्टॉप तक जाती और फिर लौटती। यही उसका यात्रा का तरीका था। हर मंगलवार एक सुपरमार्केट डिलीवरी मैन उसकी रोजमर्रा की जरूरतों का सामान लाता था। डोंगजिन ने उसी सुपरमार्केट में पार्ट टाइम जॉब ले ली। फिर वह मोटरसाइकिल शॉप से जरूरी चीजें खरीद कर मंगलवार को मिस जोंग के घर गया। वह उत्साहित था। उसने डोरबेल बजाई और टाइमर चालू किया। जैसे ही मिस जोंग ने दरवाजा खोला, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। समय बढ़ाने के लिए उसने सारे डिब्बे दरवाजे तक खुद पहुंचाए, सामान गिना और उसे रसीद पर साइन करवाया। मिस जोंग ने बहुत समय से किसी अजनबी से बात नहीं की थी। जब डोंगजिन गया तो वह खुद को रोक नहीं सकी और उसे धन्यवाद कहा। नीचे उतरकर उसने टाइमर चेक किया। 10 मिनट से कम और कुछ नहीं हुआ। आने वाले दिनों में वह चुपचाप उसके घर आता जाता रहा। हर बार 10 मिनट के भीतर चला जाता और कुछ भी बुरा नहीं हुआ। फिर एक दिन उसने तय किया कि वह 10 मिनट से ज्यादा रुकेगा। जैसे ही वह नीचे उतर रहा था, वह एक स्टेप मिस कर गया और उसका टखना मुड़ गया। घर लौटकर उसने पहला अनुमान बदला कि उसके 10 मीटर के दायरे में 10 मिनट से ज्यादा रहना खतरनाक है। डोंगजिन हर मंगलवार को उसका नियमित डिलीवरी वाला बन गया। मिस जोंग धीरे धीरे उससे बात करने लगी। चेकआउट पर वह कार्ड से भुगतान करना चाहती थी, लेकिन डोंगजिन कार्ड रीडर नहीं लाया था। वह अंदर गई कैश लेने। 10 मिनट पूरे होने ही वाले थे। डोंगजिन घबरा गया। शुक्र है कि मिस जोंग ने समय रहते भुगतान कर दिया। वह तेजी से नीचे भागा और एक मोटरसाइकिल से टकराते टकराते बचा। फिर अपार्टमेंट का बोर्ड ढीला हो गया और उस पर गिर पड़ा, जिससे उसकी कलाई छोटिल हो गई। उसने अंदाजा लगाया कि बातचीत पर भी एक सीमा है। एक और मंगलवार मिस जोंग ने एक ड्रिंक उठाया, लेकिन डिलीवरी मैन कोई और था। निराश होकर वह खुद ही बॉक्स लेकर गई और सामान चेक किया। खुद को सुरक्षित रखने के लिए डोंगजिन ने मजबूत आर्मर और हेलमेट खरीदा। पूरे गियर के साथ वह फिर मिस जोंग के पास गया। उसे देखकर मिस जोंग मुस्कुराई और खुशी से सामान चेक किया। डोंगजिन ने उनकी बातचीत की गिनती सावधानी से की। जाने से पहले उन्होंने कुल 9 बार बातें की थी। मिस जोंग ने उसकी कलाई देखी और पूछा क्या उसे यहाँ आने के बाद चोट लगी। डोंगजिन ने झूठ कहा कि उसे एक्सरसाइज करते समय चोट लगी। उसके चेहरे की राहत देखकर वह भूल गया कि उन्होंने कितनी बार बात की। एक और हादसा हुआ। उसकी बाइक फिसल गई और वह गिर पड़ा। इस बार उसने पुष्टि की कि 10 से ज्यादा बातचीत खतरनाक है। यील अस्पताल में उसे मिलने आई और चेतावनी दी कि अगर मिस जोंग को उसका नाम पता चल गया तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। पर सिर्फ डोंगजिन ही जानता था कि वह उससे इतना प्यार करता है कि सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। 1 महीने बाद उसकी चोटें ठीक हो गईं। आज मिस जोंग की बस यात्रा का दिन था। वह दूरी बनाकर उसका पीछा करता रहा। उसी बस में बैठ गया और सबसे पीछे की सीट पर उसे लगभग 11 मीटर दूर बैठा। डोंगजिन ने उस पल का आनंद लिया। चाहता था कि ट्रैफिक जाम हो जाए ताकि समय लंबा चले। वापसी में मिस जोंग ने एक बूढ़ी महिला को अपनी सीट दे दी और उनकी दूरी घटकर 5 मीटर रह गई। और भी बुरा, पुल पर भारी ट्रैफिक के कारण बस फंस गई। डोंगजिन ने चिंतित होकर टाइमर चेक किया। तभी अजीब सी बिजली चमकी। एक पास में खड़ा ट्रक स्टील की नुकीली पाइप्स
से भरा था। खतरा महसूस कर उसने खिड़की से छलांग लगा दी। उसी समय मिस जोंग ने खिड़की खोली और उसका नाम पुकारा। अब वह 10 मीटर के दायरे में 10 मिनट से अधिक रह चुका था और मिस जोंग उसका नाम जानती थी। डोंग जिन को याद आया कि सर्दियों में हान नदी पर कभी बिजली गिरने की खबर नहीं आई थी। उसने मिस जोंग की ओर देखा, मुस्कुराया और पुल से छलांग लगा दी। हाई स्कूल में डोंग जिन अक्सर मिस जोंग को अनजाने में देखता था। समय के साथ मिस जोंग ने भी उसे नोटिस करना शुरू किया और उसके यूनिफॉर्म टैग से उसका नाम जान गई। ग्रेजुएशन के बाद जब उसने उसे ढूंढा तो मिस जोंग को उसका फोटो एलुमनी बुक में मिला, लेकिन जब उसने उसे फिर से देखा वह पल था जब वह पुल से कूदा। शुक्र है एम्बुलेंस समय पर आ गई और उसे अस्पताल ले जाया गया। मिस जोंग को अंदेशा था कि उसने यह कदम उसी की वजह से उठाया था। उसने घबराकर खबरों में खोजबीन की और राहत की सांस ली जब पता चला कि वह खतरे से बाहर है। इसी बीच येल गुस्से में अस्पताल पहुंची और डोंग जिन से कहा कि अब उसे रुक जाना चाहिए, लेकिन डोंग जिन ने उससे एक और काम मांगा। उसे एक बात की पुष्टि करनी थी। क्या होता है अगर मिस जोंग खुद किसी से प्यार करे? अगले दिन येल मिस जोंग को एक ट्रिप पर ले गई। उसने डोंग जिन को कॉल कर फोन एक तरफ रख दिया। फिर उसने मिस जोंग से पूछा क्या उसने कभी किसी को पसंद किया है। मिस जोंग कुछ देर सोचती रही और फिर अपने पहले प्यार को याद किया। वह चर्च वाला सीनियर जो उससे उम्र में बड़ा था और जिसे वह बचपन से जानती थी। वह हर हफ्ते चर्च सिर्फ उसे देखने जाती थी। एक दिन उसने उसे फार्मेसी में एपिलेप्सी की दवा खरीदते देखा। सीक्रेट उजागर होने के डर से उस लड़के ने मिस जोंग से दूरी बना ली। जब वह ग्रेजुएट हुआ उसने अपने स्टडी नोट्स मिस जोंग को दी, लेकिन फिर एक हॉर्नेट ने उसे काट लिया। चिंतित होकर मिस जोंग ने दवा खरीदी, लेकिन देने की हिम्मत नहीं हुई। सालों बाद जब मिस जोंग कोरिया यूनिवर्सिटी में पहुंची वह लड़का उसे बधाई देने आया, लेकिन उसे स्टडी नोट्स की कोई याद नहीं थी। उस पल मिस जोंग ने अपने जज्बातों को छोड़ दिया। बातचीत के दौरान डोंग जिन को समझ आया कि वह लड़का भी सारे शर्तों पर खरा उतरता था, लेकिन फिर भी खतरे में नहीं आया। वह तेजी से घर लौटा और मिस जोंग द्वारा फेंके गए स्टडी नोट्स को खोज निकाला। अगले दिन डोंग जिन ने फिर से उस सीनियर से मुलाकात की और पूछा कि उसने झूठ क्यों बोला। सीनियर ने कबूल किया कि उस साल उसे एपिलेप्सी अटैक आया था और वह बेहोश हो गया था। वह मिस जोंग का शुक्रगुजार था कि उसने उसके लिए झूठ बोला, लेकिन उसने कभी उससे ऐसा करने को नहीं कहा था। डोंग जिन गुस्से में भर गया। न केवल उस सीनियर ने अपनी शर्म को छिपाने के लिए मिस जोंग की बलि चढ़ा दी, बल्कि उस पर डायन होने की अफवाहें भी फैलाई। डोंग जिन ने वह स्टडी नोट्स दिखाए। आखिरी पेज पर सीनियर का मिस जोंग के लिए प्रेम पत्र था। उसने सारे नियम तोड़े फिर भी ठीक था, लेकिन डोंग जिन जिसने सिर्फ एक बार उससे बात करने की चाह रखी इस हालत में पहुंच गया। वह घर लौटा, दीवार पर स्टॉकर लिख दिया और अपनी फोटो टांग दी। अब उसे समझ आ गया था एकमात्र वेरिएबल था मिस जोंग का दिल। सिर्फ जिसे वह प्यार करती है वही श्राप से बच सकता है। डोंग जिन ने फैसला लिया वह सब कुछ इस आखिरी वेरिएबल पर दांव पर लगाएगा और उसे अपने प्यार में डालने की कोशिश करेगा। आने वाले दिनों में डोंग जिन ने खूब एक्सरसाइज की। जब सब तैयार हो गया उसने येल और किम को मैसेज किया, छोड़ दिया और मिस जोंग के घर गया। उसने डोरबेल बजाई और डिलीवरी मैन बनने का नाटक किया ताकि वह दरवाजा खोले। डोंग जिन ने उसे बताया कि उसने हाल ही में कितनी मेहनत की है। मिस जोंग ने उसे बीच में रोककर कहा कि कुछ मत कहो। डोंग जिन ने उसे भरोसा दिलाया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वह बस ये बात खुद उससे कहना चाहता था। फिर उसने उनके होम टाउन से लाए गए गिफ्ट नीचे रखे और कहा अब वो जो चाहे कर सकती है। इस बार डोंग जिन ने नियम तोड़ दिए और 10 से ज्यादा बातें की। वह अपना सूटकेस घसीटते हुए सड़क पर चल पड़ा। हर कदम सावधानी से रखा ताकि कोई हादसा न हो। तभी एक ट्रक तेजी से उसकी ओर बढ़ा। मिस जोंग ने गिफ्ट खोला। उसमें एक यूएसबी ड्राइव थी। डोंग जिन अपने गांव गया था और मिस जोंग के पुराने घर की तस्वीरें खींची थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसे याद था। यूएसबी में एक वीडियो भी था, डोन का माफीनामा। उसने कबूल किया कि बचपन में जलन के कारण उसने डायन की अफवाह फैलाई, जिससे मिस जोंग को अकेलेपन और बेघर होने का सामना करना पड़ा। मिस जोंग इस माफी का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी। अब वह आखिरकार उसे भूल सकती थी। इसी बीच पुलिस को वांछित अपराधी के बारे में एक सुराग मिला। खतरे को भांपते हुए वह आदमी भागने की कोशिश करने लगा। एक पुलिस अधिकारी उसे रोकते समय कांच से घायल हो गया और उसकी टांग में चोट आई। सौभाग्य से किम समय पर पहुंच गए। हत्यारे ने पीड़िता का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसने शायद पुलिस अधिकारी को बहकाया होगा, लेकिन इसके जवाब में उसे और भी बुरी तरह पीटा गया। अंत में किम को अत्यधिक बल प्रयोग के लिए सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने अस्पताल जाकर पीड़िता की मां को बताया कि अपराधी पकड़ा गया है। 2 हफ्ते बाद एक अधिकारी ने किम से उनके ट्रांसफर को लेकर मुलाकात की। उस महिला अधिकारी ने उन्हें चुपचाप एक ड्रिंक थमाई और संकोच से इशारा किया कि वह उन्हें पसंद करती है। येल जो डोंग जिन से संपर्क नहीं कर पा रही थी, पुलिस स्टेशन गई और किम से मदद मांगी। किम का डोंग जिन से आखिरी संपर्क उस रात हुआ था जब उन्होंने अपराधी को गिरफ्तार किया था। जब उन्होंने कॉल बैक किया तो किसी ने फोन नहीं उठाया। येल के जिक्र के बाद उन्हें एहसास हुआ कि डोंग जिन लापता हैं। किम ने डोंग जिन के पूर्व बॉस का पता लगाया और उनसे मिलने गए। फिर वे उस एजेंट, किराना स्टोर वाले, सुपरमार्केट मालिक और चेयरमैन से भी मिले जिनका डोंग जिन से जुड़ाव था। अपार्टमेंट वापस आकर किम ने बुकशेल्फ पर एक सुराग देखा। सारी किताबें मिस जोंग द्वारा अनुवादित थीं। उसके रिज्यूमे में एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री थी जिसे यूनसिल ने प्रोड्यूस किया था। जिज्ञासावश किम ने पूछा कि येल डोंग जिन को कैसे जानती है, लेकिन उसने पलटकर पूछा क्या आप मानते हैं कि दुनिया में चुड़ैलें होती हैं? किम को अचानक समझ आया कि डोंग जिन का मैसेज इस ओर इशारा कर रहा था कि वह मिस जोंग के पास गया है। वे भागकर डोंग जिन के घर पहुंचे और उसके कंप्यूटर पर सुराग ढूंढने लगे। किम ने एक वेबसाइट खोली जो यूजर नेम और पासवर्ड मांग रही थी। उन्होंने शीशे पर लिखी बातों को यूजर नेम में टाइप किया। फिर उन्हें याद आया कि डोंग जिन कॉलेज में वाइस पर स्टडी करते थे और एक रिपोर्ट भी लिखी थी। उन्होंने उसका स्टूडेंट आईडी पासवर्ड में डाला और लॉगिन हो गया। अंदर मौजूद डॉक्यूमेंट्स में डोंग जिन के हालिया जानलेवा प्रयोगों के
के डेटा थे। क्लोसेट में 3 क्षतिग्रस्त आर्मर पड़े थे। देर रात डोंगजिन का फोन अलार्म बजा। ये मिस जोंग के आवारा बिल्लियों को खाना देने का समय था। किम अकेले ही उसका पीछा करते हुए वहां गए। सुरक्षित दूरी नापकर उन्होंने टाइमर शुरू किया और उससे बात करने लगे। 10 बार बातचीत होने के बाद किम ने कहा कि वह किसी से बेहतर जानते हैं उस कहानी को, जिसमें कोई भी मिस जोंग के करीब गया तो उसकी मौत हो गई। उसी समय यील को किम जंग हुक इंसिडेंट रिपोर्ट डेटा नाम के डॉक्यूमेंट्स मिले। उनमें से एक हाल की पीड़िता पर था। किम भी मिस जोंग की तरह श्रापित थे। जो भी महिला उनके करीब आती या तो घायल हो जाती या मर जाती। यील सड़क के दूसरी तरफ आकर किम का नाम पुकारती है। वह इस दुखी आदमी में दिलचस्पी लेने लगी थी। इस वक्त वे दोनों 10 मीटर की दूरी पर थे। अगले दिन एक महिला पुलिस अधिकारी एक दुर्घटना में घायल हो गई। ऐसा लग रहा था कि किम का श्राप अब भी आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था। मिस जोंग ने घंटी सुनी और उत्साह से नीचे आई, लेकिन दरवाजे पर किम थे। उन्होंने डोंगजिन की 10 साल पुरानी रिपोर्ट लाई थी, जिसमें चुड़ैल के अस्तित्व से इनकार किया गया था। तुम चुड़ैल नहीं हो, यही बात डोंगजिन हमेशा मिस जोंग को कहना चाहते थे। मिस जोंग पहली बार डोंगजिन के घर आई। उसकी खिड़की से वह अपना ही घर देख सकती थी। वह उसके कंप्यूटर पर बैठी और दस्तावेज देखने लगी। किम ने उसे बताया कि डोंगजिन को कभी परवाह नहीं थी कि वह चुड़ैल है या नहीं। उसने सालों शोध किया, सिर्फ एक तरीका ढूंढने के लिए जिससे वह उससे प्यार कर सके। यहाँ तक कि उसने खुद को अंतिम वेरिएबल बनाकर परीक्षण किया। शायद सिर्फ मिस जोंग ही जानती थी कि डोंगजिन कहाँ है। अगले दिन यील पुलिस स्टेशन आई और बताया कि मिस जोंग भी लापता है। किम को आश्चर्य नहीं हुआ। उसकी लगातार बातें सुनते हुए उन्हें समझ आया कि वह उनमें रुचि रखती है, इसलिए उन्होंने अब भी सुरक्षित दूरी बनाए रखी। बचपन से ही किम के आसपास अजीब घटनाएं होती रहीं। अपना श्राप दूसरों से दूर रखने के लिए उन्होंने अकेले रहना चुना, जब तक डोंगजिन उनकी जिंदगी में नहीं आया। शुरू से ही डोंगजिन जानता था कि किम भी श्रापित है, इसलिए वह बार बार उसके पास आता रहा। वह सिर्फ मिस जोंग को ही नहीं, किम को भी बचाना चाहता था। उसने पाया कि 5 नियम किम पर भी लागू होते हैं। डोंगजिन की आखिरी सलाह यही थी, तुम्हें अब प्यार करना ही होगा। किम को अब बस थोड़ा हौसला चाहिए था पहला कदम उठाने का। मिस जोंग ऑस्ट्रिया पहुंच चुकी थी, उस जगह को देखने जो वह हमेशा देखना चाहती थी। डोंगजिन, जो उसे सबसे अच्छे से जानता था, पहले से उसका इंतजार कर रहा था। डोंगजिन की गुमशुदगी की जांच करते समय किम को उसके एग्जिट रिकॉर्ड पहले ही मिल चुके थे। दोनों एक दूसरे के साथ 10 मिनट से ज्यादा बिता चुके थे, लेकिन डोंगजिन ने अब भी वह शब्द दृढ़ता से कहे जो वह हमेशा से कहना चाहता था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अचानक आकाश में काले बादल छा गए और गरज सुनाई दी। वह उठ खड़ा हुआ और अंतिम वेरिएबल की पुष्टि करने चला गया। मिस जोंग ने उसे रोका और कहा कि इस यात्रा के दौरान वह उसके बारे में सोचती रही थी, उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। उसने डांटा पढ़ा और कुछ ऐसा पाया जो डोंगजिन को भी नहीं पता था। जो लोग उससे प्यार करते हैं उनके साथ कुछ बुरा तब होता है जब वे उससे दूर हो जाते हैं, लेकिन जब वे उसके साथ रहते हैं तब कुछ नहीं होता। उसने डोंगजिन से विनती की कि वह उसके साथ ही रहे। फिर अंततः उसने भी कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अचानक आकाश साफ हो गया और वे एक दूसरे को कसकर गले लगाने लगे। चुड़ैल का सच्चा दिल ही श्राप को तोड़ने का एकमात्र तरीका था। किम और यील अब भी 10 मीटर की दूरी पर थे। वह एक कदम आगे बढ़ी तो वह एक कदम पीछे हट गए। उन्हें डर था कि डोंगजिन द्वारा खोजे गए नियम उनके लिए शायद काम न करें, लेकिन यील नहीं डरी। उसने अपने दिल की बात कही और बस में चढ़ गई। उसी पल डोंगजिन ने किम को एक मैसेज भेजा, दूर मत जाना। किम ने तुरंत यील को कॉल किया और बस के पीछे भागने लगे। किसी को नहीं पता ये सच में आखिरी नियम था या नहीं, लेकिन जब 2 लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो वे हमेशा कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेते हैं, क्योंकि प्यार सब पर विजय पाता है। शो की शुरुआत होती है जब जॉन अपने परिवार को अलविदा कहता है। हमें पता चलता है कि उसके पापा का प्रमोशन हो गया है, इसलिए अब वे लोग कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं और जॉन को अकेला घर पर छोड़ जा रहे हैं। उसकी माँ बाकी सब माँओं की तरह उसे समझाती हैं, कचरा बाहर फेंक देना, लाइट्स जलती न छोड़ना, अच्छा खाना और घर को गंदा मत करना। जॉन उदास होने का नाटक करता है क्योंकि उसे अकेले छोड़ा जा रहा है। वो अपने परिवार से कहता है कि जल्दी करो वरना फ्लाइट छूट जाएगी। वह उन्हें कार तक छोड़ने जाता है और जब कार निकले तो हाथ हिलाकर बाएं करता है। जैसे ही परिवार निकलता है, जॉन खेलने लगता है और खुशी से झूम उठता है, जैसे उसका परिवार उसे रोक रहा था। वह घर में वापस आता है, खाना पीना शुरू करता है और अपने कपड़े इधर उधर फेंक देता है, जिससे घर कचरे के ढेर जैसा दिखने लगता है। अगर वो यहीं रुक जाता तो ठीक था, लेकिन वो कहता है कि घर तो अब भी बहुत साफ है। फिर वो अपने दोस्तों को बुलाता है ताकि कोई उसका साथ दे सके। धीरे धीरे सब दोस्त आते हैं और अब वहाँ 5 लोग हो जाते हैं। वे सब मिलकर प्ले स्टेशन, पोकर खेलते हैं, टीवी देखते हैं, खाते पीते हैं, जैसे यह घर उनके पापा का हो। जॉन अब भी मासूम बनने की एक्टिंग करता है, कहता है, अब जब मैं घर का मालिक हूँ तो चिकन मैं ही खाऊंगा। उसके दोस्त मान भी जाते हैं लेकिन चौंकते भी हैं। खाना खाते हुए जॉन उन्हें बताता है कि उसकी माँ ने कहा था कि उनके दोस्त का बेटा अमेरिका से आया है और उसके पास रुकने की कोई जगह नहीं है, तो वो यहीं रहेगा जब तक उसे जगह नहीं मिलती। दोस्त हैरान हो जाते हैं क्योंकि घर में कोई एक्स्ट्रा रूम नहीं है। वे पूछते हैं, वो रुकेगा कहाँ? जॉन कहता है, ये मेरा घर है, मेरा कमरा मेरा ही रहेगा, बाकी तुम लोग देख लो। इस बात पर लड़ाई हो जाती है क्योंकि सबको अपना खुद का कमरा चाहिए। जॉन कहता है, बस करो, क्या इतना
इतना काफी नहीं कि मैं तुमसे किराया भी नहीं लेता? तभी उनका एक दोस्त यांगोन कमरे से निकलता है और पूछता है, क्या हो रहा है? थोड़ी आवाज कम रखो, मुझे सोना है। फिर भी लड़ाई चलती रहती है। सब एक दूसरे के बाल खींच रहे होते हैं। तभी अचानक डोरबेल बजती है। वे सोचते हैं कि नया लड़का आ गया है, लेकिन दरवाजा खोलते हैं तो एक पड़ोसी खड़ा होता है। पूछता है, कोई खो गया है क्या? वे दरवाजा बंद कर देते हैं और वापस चले जाते हैं। भूल जाते हैं कि वे लड़कियों रहे थे। जॉन कहता है, अब जब सबका पेट भर गया है, चलो फिर से खाते हैं। यानी ये सच्चे दोस्त हैं। फिर वे उस नए लड़के के बारे में बात करने लगते हैं। जॉन बताता है कि उसकी माँ ने कहा था उसका नाम एलेक्स है और वह कोरियन है, लेकिन अमेरिका में पैदा हुआ और पला बढ़ा है। वे तय करते हैं कि वह उसी के साथ रूम शेयर करेगा जिसकी पर्सनैलिटी उससे मिलती हो। लेकिन एलेक्स का नंबर सिर्फ जॉन के पास है। वे उसका व्हाट्सएप चेक करते हैं। पहले तो बस बिल्ली की फोटो दिखती है और वे निराश हो जाते हैं, लेकिन फिर लड़कियों के साथ उसकी ढेर सारी तस्वीरें देखते हैं। अब जॉन कहता है, कोई बात नहीं, वो मेरे साथ रह सकता है। लेकिन उसका दोस्त कहता है, मेरा कमरा बड़ा है, वो मेरे साथ रहेगा। फिर डोरबेल फिर से बजती है। उनमें से एक दरवाजा खोलता है। सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी होती है जो कहती है, हाय मैं एलेक्स हूँ। वो हैरान होकर दरवाजा बंद कर देता है। लड़की हैरान होती है और फिर से बेल बजाती है। इस बार जॉन और उसके सारे दोस्त दरवाजा खोलते हैं और लड़की को सूटकेस के साथ घर में आते देखते हैं। सब कंफ्यूज हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। लड़की कहती है, मैं एलेक्स हूँ और मैं यहीं रहने आई हूँ। तभी जॉन को अपनी माँ की बात याद आती है। जब वो सोकर उठा था तो उसकी माँ ने बताया था कि उसकी दोस्त की बेटी अमेरिका से आ रही है और जब तक उसे घर नहीं मिलता वो यहीं रहेगी। और उसने जॉन से कहा था कि घर अच्छे से साफ कर देना। जॉन चौंकता है और खुद का और दोस्तों का इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, हम 5 लड़के हैं और तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, ये न्यूयॉर्क नहीं है। लेकिन एलेक्स कहती है, कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि मेरे एज के 5 लड़के हैं, हम सब अच्छे से रहेंगे। जॉन मना करता है और कहता है, तुम्हें जाना होगा। लेकिन एलेक्स जवाब देती है, तुम्हारी माँ ने मुझसे वादा किया है, इसलिए अब मैं यहीं रहूंगी। जॉन कहता है, मैं इस घर का मर्द हूँ और मेरा फैसला आखिरी है। फिर वो अपनी माँ को कॉल करता है, लेकिन लौटते ही परेशान होकर कहता है, माँ ने कहा कि अगर एलेक्स यहाँ रहती है तो मेरे सारे दोस्त घर छोड़ दें। अब सब दोस्त सोचते हैं कि सिक्का उछालते हैं, अगर हेड आया तो एलेक्स रहेगी, टेल आया तो हम। फिर वे एक मीटिंग करते हैं। एलेक्स म्यूजिक सुनती रहती है जब तक मीटिंग खत्म नहीं होती, लेकिन कोई फैसला नहीं होता। इसलिए तय होता है कि फैसला अगली सुबह होगा। बाद में एलेक्स पूछती है, मेरा कमरा कौन सा है? सब एक दूसरे को देखने लगते हैं क्योंकि किसी को तो अपना कमरा देना होगा। अंत में जॉन को अपना कमरा छोड़ना पड़ता है और वह गुस्से में अपने दोस्त के कमरे में सोता है। रात को एलेक्स जॉन से टूथपेस्ट मांगती है। जॉन कहता है, मैं खरीद लाऊंगा। एलेक्स कहती है, मैं बच्ची नहीं हूँ, खुद खरीद सकती हूँ। फिर वह चली जाती है और देर रात लौटती है। जॉन को चिंता होती है और वो देखता है कि कहीं एलेक्स घर छोड़कर चली तो नहीं। उसे एलेक्स बाहर से लौटती दिखती है। पीछे एक पड़ोसी भी होता है। एलेक्स बिल्ली की आवाज सुनती है और उसे देखने जाती है, लेकिन कुछ नहीं दिखता। जैसे ही वह पलटती है, किसी से टकरा जाती है और डर जाती है, लेकिन वह जॉन होता है जो माफी मांगता है। फिर वे घर लौटते हैं और एलेक्स अपने कमरे में सोने चली जाती है। अगली सुबह एलेक्स जल्दी उठती है और नाश्ता तैयार करती है। वह सबको खाने के लिए बुलाती है। जब जॉन और उसके दोस्त उठते हैं तो वे बहुत हैरान होते हैं कि एलेक्स ने सब कुछ बना रखा है। वे खुशी खुशी खाना खाते हैं और अब एलेक्स को घर में रहने की इजाजत दे देते हैं। बाद में जॉन अपना सामान कमरे से बाहर निकालता है और एलेक्स अपने सामान को व्यवस्थित करती है, बिस्तर लगाती है। जॉन उसकी जूतियों को देखकर चौंक जाता है। उस रात सब साथ बैठकर खाना खाते हैं और अपनी जिंदगी के अनुभव शेयर करते हैं। एलेक्स पूछती है, तुमने क्या पढ़ाई की? कोई कहता है, सिनेमा, कोई आर्ट्स। एलेक्स बहुत खुश होती है और बताती है कि वह मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रही है। सब दोस्त हैरान होते हैं क्योंकि ये लड़कियों के लिए कठिन विषय माना जाता है। तभी यांगोंग, जो वही विषय पढ़ता है, नाराज हो जाता है और चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि एलेक्स को कोरियन खाना, खासकर तीखी मिर्च, बहुत पसंद है। वह पानी पीने जाती है, लेकिन गलती से अदरक का रस पी लेती है और उसे यांगोंग के चेहरे पर थूक देती है। जॉन हंसता है। एलेक्स माफी मांगती है, मैंने ब्रश किया था। लेकिन यांगोंग कुछ नहीं कहता, बस उसे पानी दे देता है। अगली सुबह जब एलेक्स उठती है तो देखती है घर पूरा गंदा पड़ा है। जॉन सोफे पर सो रहा है, खाना जमीन पर गिरा है, बाथरूम गंदा है, घर से बदबू आ रही है और कपड़े धोने की जगह भर चुकी है। उस रात एलेक्स को उल्टी जैसा महसूस होता है। वो अपने कमरे में सोने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरों का शोर उसे सोने नहीं देता। जब वो बाहर आती है तो देखती है कि सब लोग प्ले स्टेशन खेल रहे हैं। वह कहती है, इस समय शोर मचाना जुर्म है, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन जॉन जवाब देता है, अभी तो सिर्फ 3 बजे हैं, रात तो शुरू भी नहीं हुई है। तभी यांगोंग उठकर पावर स्ट्रिप निकाल देता है और कहता है, मुझे नींद चाहिए, सुबह मेरी लेक्चर है। फिर वो एलेक्स से कहता है, तुम इन लोगों के साथ नहीं रह सकती। इस पल एलेक्स को लगने लगता है कि उसके लिए ये सब बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अगली सुबह वो एक नियमों की चिट्ठी लिखती है और सबको उठाकर कहती है कि इन्हें मानो। लेकिन सब नींद में होते हैं और पूछते हैं, हमें इतनी सुबह क्यों उठा रही हो? अभी तो सिर्फ 7 बजे हैं। जब वे नियम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि एलेक्स चाहती है कि घर हमेशा साफ सुथरा रहे, दिन में कोई ना सोए और रात में कोई शोर ना मचाए। लेकिन बाकी सब मना कर देते हैं और वोटिंग करने का फैसला करते हैं कि इन नियमों को माने या नहीं। फिर सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। लेकिन एलेक्स और यांगोंग की नजरें मिलती हैं और माहौल कुछ रोमांटिक हो
हो जाता है। जॉन उन्हें ऐसे देखकर सोचता है कि उनके बीच कुछ चल रहा है और खुद को छुपा लेता है ताकि कोई उसे ना देखे। अगले दिन एलेक्स अभी भी रात की बातों को लेकर परेशान रहती है। उसे हैरानी होती है कि वो सारा दिन यांगोंग के बारे में ही सोचती रहती है। जॉन उसके पास बैठता है और टीवी ऑन करता है जिसमें एक रोमांटिक सीन चल रहा होता है। वो कहता है प्यार में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एलेक्स को लगता है कि वो उसी के बारे में बोल रहा है, इसलिए वो घबरा कर वहां से चली जाती है। जॉन उसकी अचानक बदली हुई हालत से परेशान हो जाता है। एलेक्स अब यांगोंग से बचने की कोशिश करती है, लेकिन जब भी उसे देखती है वो घबरा जाती है और तुरंत अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ यांगोंग भी हर समय एलेक्स के बारे में सोचता रहता है। जब जॉन उसके पास बैठता है तो यांगोंग खुद से बातें करने लगता है, जिससे जॉन भी चौंक जाता है। एलेक्स उदास महसूस करती है और ज्यादा बात नहीं करती, जब तक कि उसका एक दोस्त उसे प्ले स्टेशन खेलने के लिए नहीं बुलाता। उसका मूड अचानक अच्छा हो जाता है और वो खुशी खुशी खेलने लगती है। यांगोंग उन्हें खेलते हुए देखता है और उसे जलन होती है। खेल के बाद पार्क एलेक्स से कहता है कि उसे उस लड़की के लिए गिफ्ट चुनने में मदद करे जिसे वो पसंद करता है। मिन पड़ जाती है और तभी उसे लगता है कि शायद उसका दोस्त उसी के लिए गिफ्ट लाया है, क्योंकि वो उससे प्यार करता है। वो बाहर जाकर अपने दोस्तों से ये बात कहती है, लेकिन सब हैरान हो जाते हैं। फिर एलेक्स पार्क को अलग ले जाकर बात करती है और वो उसे एक नेकलेस दिखाता है जो उसने उस लड़की के लिए खरीदा है जिससे वो प्यार करता है। एलेक्स कहती है कि वो उससे प्यार नहीं करती, लेकिन पार्क बताता है कि वो किसी यूनिवर्सिटी की लड़की से प्यार करता है, न कि एलेक्स से। वो ये भी कहता है कि उसे पता है कि एलेक्स यांगोंग से प्यार करती है। एलेक्स उसकी बातों से चौंक जाती है और जोर से इनकार करती है कि वो यांगोंग से प्यार नहीं करती। तभी यांगोंग ये सब सुन लेता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। वो कहता है अंदर आ जाओ, बाहर मत खड़ी रहो। एलेक्स शर्मिंदा महसूस करती है और अपनी सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन यांगोंग चुपचाप अंदर चला जाता है। अगली सुबह जब एलेक्स उठती है तो उसे नाइट स्टैंड पर वही नेकलेस मिलता है और साथ में एक छोटा नोट भी होता है, लेकिन वो नोट गिर जाता है और एलेक्स को पता नहीं चलता। उसे याद आता है कि पार्क ने कहा था कि वो नेकलेस उसे थैंक यू गिफ्ट के तौर पर देगा। जब वह बाहर जाती है तो पार्क को चिंतित देखती है। पार्क कहता है कि वह उस लड़की को गिफ्ट देने जा रहा है जिससे वो प्यार करता है और आज अपने दिल की बात कहेगा। फिर वह चला जाता है। एलेक्स बाकी दोस्तों से कहती है कि घर की सफाई में मदद करें। पहले तो सब मना करते हैं, लेकिन आखिर में वो सब अपने कमरे साफ करने को तैयार हो जाते हैं। एलेक्स किचन में कुछ चीजें ऊपर रखने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं पहुंच पाती। यांगोंग मदद करने आता है, लेकिन एलेक्स कहती है कि वह खुद कर लेगी क्योंकि वह लंबी है। वो फिर कोशिश करती है, लेकिन नहीं पहुंच पाती और यांगोंग उसकी हरकतों पर हंसता है। फिर वह उसकी मदद करता है और सफाई में साथ देता है। बाद में एलेक्स अपने कमरे में जाकर सफाई करती है और वह नेकलेस पहनने की कोशिश करती है। यांगोंग उसकी मदद करता है, लेकिन नेकलेस देखकर वह जलन महसूस करता है। वह थोड़ी दूरी बनाए रखने की कोशिश करता है और सफाई का बहाना करता है। सफाई करते हुए वह बिना देखे उस नोट को बेड के नीचे रख देता है। जब सफाई खत्म होती है तो सब थक कर लिविंग रूम में बैठते हैं। एलेक्स कहती है काश मैं भी पार्क की तरह एक डेट पर जा पाती। तभी उनके एक दोस्त को फोन आता है और वह नर्वस होकर कॉल उठाता है। उसे पता चलता है कि वह जिस आर्ट्स कंपटीशन में शामिल हुआ था उसमें जीत गया है। वह खुशी खुशी सबको बताने जाता है, लेकिन तभी पार्क आता है और उदास दिखता है। वह बताता है कि उसकी मोहब्बत को किसी और ने पहले ही प्रपोज कर दिया, इसलिए उसे रिजेक्ट कर दिया गया। सबका मूड खराब हो जाता है और वे मिलकर दुख भुलाने के लिए ड्रिंक करते हैं। पार्क दुखी होकर कहता है कि जब उसने हिम्मत की और अपने दिल की बात कहनी चाहिए तब कोई और पहले ही कर चुका था। वह चिल्लाता है कि वह सही वक्त का इंतजार करता रहा, लेकिन बहुत देर हो गई। उसके दोस्त उसे सलाह देते हैं कि जिससे भी वो प्यार करता है उसे बता दे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। पार्क गुस्से में बाहर चला जाता है और यांगोंग उसके पीछे जाता है उसे समझाने। पार्क उसे कहता है कि वह एलेक्स से अपने प्यार का इजहार कर दे, लेकिन यांगोंग घबरा जाता है और झूठ बोलता है कि वह एलेक्स से प्यार नहीं करता। एलेक्स ये सब सुन लेती है और यांगोंग की बातों से उसे दुख होता है। वे सब घर लौटे और ट्रूथ और डेयर खेलने लगते हैं। जब यांगोंग की बारी आती है तो उससे पूछा जाता है कि क्या वो किसी से प्यार करता है, लेकिन वह जवाब देने से बचता है और उसकी जगह शराब पीना चुनता है। अगली सुबह यून और यांगोंग किचन में होते हैं। उसी समय पार्क उठता है और शराब पीने लगता है। वे दोनों बिना कुछ कहे उसके पास से गुजर जाते हैं। पार्क सोचता है कि शायद वो बुरा महक रहा है, इसलिए सब उससे बात नहीं कर रहे। जॉन उससे पूछता है कि क्या उसे याद है कि उसने पिछली रात क्या किया था। पार्क कहता है कि उसे कुछ याद नहीं। फिर हमें पता चलता है कि रात को गेम के दौरान सवाल उस पर आया था, लेकिन किसी ने उसे सवाल पूछने नहीं दिया। इससे वह गुस्सा हो गया और खेलने लगा। अचानक उसका पैर मुड़ जाता है और वह अपने दोस्तों पर गिर जाता है। इसी कारण एलेक्स के हाथ से गर्म बर्तन गिरता है और उसका हाथ जल जाता है। अब हम देखते हैं कि एलेक्स का हाथ पट्टी से बंधा हुआ है। पार्क उसके पास आता है और माफी मांगता है, कहता है कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। उसी समय यांगोंग एलेक्स की चिंता करता है और उसे दवा देने आता है, लेकिन उसे लिविंग रूम में बैठा हुआ पाता है। एलेक्स जब वहां पहुंचती है तो दवा देखकर समझ जाती है कि यांगोंग ने ही रात को उसकी चोट देखी थी। वो उसे धन्यवाद कहती है। यांगोंग उसके पास बैठ जाता है और उसकी तबीयत पूछता है। एलेक्स फिर से उसे उसकी देखभाल के लिए धन्यवाद देती है। यून पूछता है कि क्या वे बाहर घूमने जा सकते हैं ताकि माहौल बदले। एलेक्स मान जाती है। वे दोनों घर से बाहर चले जाते हैं। यांगोंग को जलन होती है और वो
वो घर में ही उदास बैठा रहता है। उसका एक दोस्त उसके मूड को देखकर पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन यांगोंग कुछ नहीं कहता और अपने कमरे में चला जाता है। यून पूछता है कि वो नेकलेस कहाँ से आया। एलेक्स बताती है कि पार्क ने उसे गिफ्ट के बदले दिया था, लेकिन वो गिफ्ट आखिरकार रिजेक्ट हो गया। यून पूछता है कि एलेक्स किससे प्यार करती है, लेकिन एलेक्स शर्मा जाती है और कुछ नहीं कह पाती। यून कहता है कि उसे गेम के दौरान लगा कि एलेक्स को यांगोंग से प्यार है। एलेक्स कहती है कि ये किसी को मत बताना। फिर वे दोनों बाहर जाते हैं और एक पड़ोसी को वही नेकलेस पहने हुए देखते हैं। जब वे घर लौटते हैं तो पार्क पूछता है कि वो नेकलेस कहाँ से आया। वह कहता है कि उसने उसे दरवाजे पर पाया था और सोचा कि किसी दोस्त ने दिया है, इसलिए उसने उसे अपने कमरे में रख लिया। अब सब इस पर चर्चा करते हैं कि वो नेकलेस आखिर लाया कौन था, लेकिन सब इनकार करते हैं। पार्क कहता है कि इसके साथ एक नोट भी था, इसलिए वे सब कमरे की तलाशी लेते हैं। यांगोंग वह नोट ढूंढ लेता है और उन्हें पता चलता है कि वो पड़ोसी ही नेकलेस लाया था और वही नोट में लिखा था। वे सब इस बात से चौंक जाते हैं और तय करते हैं कि पड़ोसी से बात करनी चाहिए ताकि पता चले उसने गिफ्ट क्यों दिया। वे सब उसके घर जाते हैं क्योंकि उन्होंने उसे एलेक्स के आसपास कई बार देखा था। उनमें से एक को डर लगता है कि वो खतरनाक इंसान हो सकता है और कहता है कि पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन बाकी दोस्त कहते हैं कि अभी ऐसा करना जरूरी नहीं। जब वे उसके घर जाते हैं तो पता चलता है कि वह बहुत ही अच्छा इंसान है और उसके पास एक डॉग है। वह बताता है कि उसका कुत्ता गुम हो गया था और वो नेकलेस उसी ने बनाया था एक गिफ्ट देने के लिए। वो गलती के लिए माफी मांगता है और सब दोस्त बन जाते हैं, लेकिन सब चौंक जाते हैं जब पता चलता है कि वो 38 साल का है। जॉन भी उस गलतफहमी के लिए माफी मांगता है। जब एलेक्स अपने कमरे में लौटती है तो वो उस नेकलेस को ढूंढती है ताकि उसे याद के तौर पर रख सके। इसी दौरान उसे अमेरिका से कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि उसे ट्रेनिंग प्रोग्राम में चुन लिया गया है। एलेक्स बहुत खुश होती है लेकिन हैरान भी, क्योंकि उसे एक हफ्ते के अंदर अमेरिका पहुंचना होगा। यांगोंग एलेक्स को अकेले न जाने देने के लिए उसके साथ पड़ोसी के घर जाता है। वहाँ वे देखते हैं कि जॉन 5 तरह की आइसक्रीम लाया है। एलेक्स कहती है कि वापसी में वो भी कुछ आइसक्रीम खरीदेगी। यांगोंग मान जाता है। जब पड़ोसी उन्हें एक साथ देखता है तो उन्हें 2 रिंग देता है, ये सोचकर कि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। एलेक्स चौंक जाती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उपहार स्वीकार कर लेती है। वे दोनों सुपरमार्केट जाते हैं आइसक्रीम खरीदने और लौटते समय एलेक्स कहती है कि शुरू में उसे यांगोंग घमंडी लगा क्योंकि वह कम बोलता था, लेकिन बाद में समझ आया कि वह बहुत अच्छा और दयालु इंसान है। यांगोंग को उसकी बात सुनकर खुशी होती है। वह पूछता है कि क्या वे अगले दिन डेजर्ट खाने बाहर जा सकते हैं। एलेक्स को लगता है कि वह डेट की बात कर रहा है, इसलिए वह कहती है कि उनके दोस्त भी साथ चलेंगे, लेकिन यांगोंग कहता है कि सिर्फ हम दोनों चलेंगे और एलेक्स खुश हो जाती है। जब एलेक्स अपने कमरे में जाती है तो उसे याद आता है कि अगर वह ट्रेनिंग छोड़ देती है तो उसकी जगह कोई और चुन लिया जाएगा। वह उदास हो जाती है। यांगोंग पूरा दिन एलेक्स के बारे में सोचता है और खुश होता है कि उसने उसे बाहर चलने के लिए कहा। अगले दिन एलेक्स जाने की तैयारी करती है, मेकअप करती है, हेयर स्टाइल बदलती है, नए कपड़े पहनती है। यांगोंग भी अच्छे कपड़े पहनकर उसका इंतजार करता है। वे एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हर तरह की मिठाइयाँ मिलती हैं। एलेक्स खुश होती है और यांगोंग की शर्म को देखकर हंसती है क्योंकि वह आंखों में आंखें नहीं मिला पा रहा होता। फिर वे सुपरमार्केट जाते हैं और यांगोंग बहुत सारी चॉकलेट खरीदता है। एलेक्स को उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। फिर वे पार्क जाते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं। यांगोंग गलती से एलेक्स का हाथ छू लेता है जिससे वह शर्मा जाता है। वह खुद को हिम्मत देता है कि उसे अपने दिल की बात कहनी चाहिए, लेकिन तभी एलेक्स बताती है कि उसे ट्रेनिंग के लिए अमेरिका जाना है। यांगोंग चौंक जाता है और गुस्सा भी, लेकिन शांत दिखाने की कोशिश करता है और बधाई हो कहता है, फिर उठकर चला जाता है। एलेक्स उदास होकर घर लौटती है और रिंग को देखती है। वह जॉन से पूछती है कि क्या कभी उसकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रही है। जॉन कहता है हाँ, लेकिन वो सफल नहीं रही। फिर एलेक्स अपने दोस्तों को बताती है कि उसे अमेरिका वापस जाना है। सब उदास हो जाते हैं क्योंकि अब वे उसके बहुत करीब हो गए थे। वे एक फेयरवेल पार्टी रखने का फैसला करते हैं। वे शराब पीते हैं और कहते हैं कि उसे नहीं जाना चाहिए। यांगोंग कहता है कि ये उसका भविष्य है और उसे जाना ही चाहिए। वे केक खाते हैं और उन पलों को याद करते हैं जब एलेक्स पहली बार आई थी और उनकी ग्रुप का हिस्सा बनी थी। वे बहुत सारी फोटो लेते हैं यादों के लिए। अगले दिन एलेक्स बैग पैक करती है। यांगोंग कहता है कि वो उसे एयरपोर्ट छोड़ देगा, लेकिन एलेक्स मना कर देती है और कहती है कि वो उसे परेशान नहीं करना चाहती। यून उसे सलाह देता है कि वो यांगोंग को अपने दिल की बात बता दे क्योंकि वो बहुत शर्मीला है। एलेक्स एक नोट लिखती है जिसमें लिखा होता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ और उसे चॉकलेट के साथ रख देती है। यांगोंग अपने कमरे के दरवाजे पर आता है। उसे विदाई और दिल की बात कहनी होती है, लेकिन वह रुक जाता है। एलेक्स खुद उसके कमरे में जाती है और उसे चॉकलेट देती है। जब यांगोंग उसे खोलता है तो नोट में लिखा होता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसे बहुत खुशी होती है। के लिए रवाना हो जाती है। उसके दोस्त उसे उदास होकर विदा करते हैं। आखिर में यांगोंग कार की खिड़की पर आता है और उसे एक चॉकलेट देता है जिसमें एक नोट होता है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। एलेक्स बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसे जाने का दुख भी होता है। कुछ समय बाद जब एलेक्स अमेरिका से ट्रेनिंग खत्म करके लौटती है, यांगोंग उसे दरवाजे पर रिंग के साथ मिलता है। एलेक्स उसे देखकर बहुत खुश होती है और कहती है अब मैं नहीं जाऊंगी। उसके दोस्त दूर से यह सब देखते हैं और उसे फिर से अपनी ग्रुप में पाकर बहुत खुश होते हैं।
आदमी तब चौंक गया जब उसने आगे एक चलती हुई गद्दी देखी। उसे लगा शायद वह भ्रम देख रहा है, लेकिन तभी गद्दे के नीचे से एक खूबसूरत औरत बाहर निकलती है जो उठने की कोशिश कर रही थी। वह उसकी मदद करने आगे बढ़ा, लेकिन खुद भी गद्दे पर गिर पड़ा। उसी समय ऊपर से एक चादर गिरकर दोनों को ढक लेती है। चादर के नीचे वे दोनों अनजाने एक दूसरे के साथ उलझ जाते हैं। बाहर से देखने वाले लोगों को लगता है कि कोई अश्लील हरकत हो रही है और वे दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। पुलिस के सामने उन्होंने बताया कि वे एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं और एक दूसरे को दोष देने लगते हैं। तभी जब आदमी पुलिस अधिकारी का प्रोनाउंसिएशन ठीक करता है तो औरत अचानक उदास हो जाती है और रोने लगती है। वह अभी अभी अपने बेईमान पति से तलाक ले चुकी थी, जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था, यहाँ तक कि टॉयलेट सीट भी। उसका घर लोन में डूबा हुआ था और उसने अपनी सास से उधार ली पैसे भी नहीं लौटाए थे। उन दोनों की आखिरी बात भी इसी तरह हुई थी। उसने अपने पति का प्रोनाउंसिएशन सुधारा था और बदले में उसने उसे गालियां दी थी। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन फिर भी वह गद्दा फेंकना चाहती थी क्योंकि उस पर पुरानी यादें जुड़ी थी। उसे रोते देख उस आदमी को याद आया कि उसने कल ही उसे सुपरमार्केट में देखा था। वह शेल्फ के सामने खड़ी रो रही थी। वह आदतन 2 लोगों के लिए सामान उठा रही थी, लेकिन बिल काउंटर पर पहुंचकर उसे याद आया कि अब वह तलाकशुदा है। उसने सारा सामान वापस रख दिया और अपनी हालत पर रो पड़ी। एक ही औरत को 2 बार रोते देख उस आदमी को उसके लिए सहानुभूति हो गई। उसने माफी मांगी और वे दोनों फिर से अच्छे से बात करने लगे, लेकिन ये भी कहा कि वे फिर कभी नहीं मिलना चाहेंगे। मगर अगले ही दिन वे फिर मिल गए। इस बार वह आदमी इंटरव्यूअर था और औरत नौकरी की उम्मीदवार। अब कहानी का फोकस नोकीजून पर आता है, जो एक बीमा कंपनी में एक्चुअरी यानी कि रिस्क कैलकुलेट करने वाला है। उसने सपना देखा कि उसका बॉस उसका बड़ा सा चेहरा लेकर खिड़की पर चिल्ला रहा है क्योंकि उनकी टीम बंद होने वाली है। बॉस पुराने प्रोडक्ट्स में ही विश्वास करता था, लेकिन नोकीजून नए और इनोवेटिव आइडिया चाहता था। लेकिन उसकी सभी योजनाएं घाटे में गई थीं और अब उनकी टीम में सिर्फ 2 ही लोग बचे थे। फिर भी नोकीजून ने दावा किया कि वह दुनिया का सबसे अच्छा एक्चुअरी है और वह एक नया अनोखा बीमा प्रोडक्ट बनाएगा। जब उसका बॉस जिंदगी से हार चुका था और आत्महत्या के बारे में सोच रहा था तो नोकीजून उसे बचाने दौड़ा, लेकिन वहां पहुंचकर उसे एक कमरा मिला जो प्लान से भरा था और फिर सब कुछ गिरने लगा। इसी दौरान उसे एक होर्डिंग पर बीमा के भगवान की तस्वीर दिखी और उसे एक नया आइडिया आया, डिवोर्स इंश्योरेंस फर्म। क्योंकि वह खुद भी तलाकशुदा था, उसने सोचा कि यह बीमा नए शादीशुदा लोगों की मदद करेगा अगर उनका रिश्ता टूट जाए। नींद से जागने के बाद वह बहुत उत्साहित होकर अपने बॉस को आइडिया बताता है। बॉस उसी वक्त अपनी पत्नी से तलाक की कॉल पाता है, जिससे उसे यह आइडिया और भी अच्छा लगने लगता है। नोकीजून समझाता है कि तलाक एक असली आपदा है और इसके लिए भी बीमा बनाया जा सकता है, जिसमें इंसान की भावनाएं और व्यवहार दोनों शामिल किए जा सकते हैं। बॉस मान जाता है और कहता है कि तुरंत एक स्पेशल टीम बनाई जाए। सबसे पहले नोकीजून को उसका अच्छा दोस्त याद आता है, रिस्क असेसर आन जोंगमान। आन वही था जिसने डिवोर्स इंश्योरेंस के प्रेजेंटेशन के समय सबसे ज्यादा आलोचना की थी। नोकीजून ने उसे यह कहकर मनाया कि उनके पास मिलाकर 4 तलाकों का अनुभव है, खुद के 3 और आन के 1। उस शाम खाने के दौरान आन नोकीजून से उसके 3 तलाकों की वजह पूछता है ताकि टीम में शामिल होने से पहले उसे जज कर सके। नोकीजून अनमने ढंग से बताता है कि उसकी तीनों पत्नियों के जीवन, शादी और दुनिया को देखने के तरीके अलग थे। वह समझ नहीं पाया कि इतना जिम्मेदार आदमी जैसे आन भी तलाकशुदा कैसे हो गया। आन बताता है कि उसकी पत्नी, जो एक इंटीरियर डिजाइनर थी, एक दिन कहने लगी कि नोकीजून उसके घर के स्टाइल को बिगाड़ रहा है और उसे घर छोड़ना पड़ा। आखिरकार आन टीम में शामिल होने के लिए मान जाता है, लेकिन 2 लोग नहीं थे, इसलिए बॉस कहता है कि और लोगों को जोड़ो, खासकर उन्हें जो तलाकशुदा हों। बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया, लेकिन बहुत कम ही बीमा को सही तरीके से समझते थे। जब नोकीजून थक गया था, तभी अगली कैंडिडेट वही गद्दे वाली औरत निकली। इस बार उसे पता चलता है कि उसका नाम कांगहुल है। वह न सिर्फ तलाकशुदा थी, बल्कि उसके पास अंडरराइटिंग का प्रोफेशनल अनुभव भी था। जब नोकीजून को समझ आया कि उस रात कांगहुल गद्दा क्यों फेंकना चाहती थी, तब उसने उसकी भावनाएं समझी। उसने कांगहुल की ओर हाथ बढ़ाया और कहा कि अब उनके बीच की सारी गलतफहमियां खत्म हो गई हैं और अब से वे एक टीम होंगे, एक जैसे लक्ष्य के साथ। कांगहुल की एक दोस्त जो यंग को भी टीम में शामिल किया गया। वह बीमा कंपनी में एक क्लेम एडजस्टर थी। टीम में वही एकमात्र सदस्य थी जो कभी तलाकशुदा नहीं थी, क्योंकि वह शादी की कट्टर विरोधी थी। जैसे ही वे लोग लिफ्ट में चढ़े, नोकीजून को एक जरूरी घोषणा याद आई। हेडक्वार्टर्स से एक एग्जीक्यूटिव डिवोर्स टीम में शामिल होने आ रहा था। सभी लोग यह सोचने लगे कि वह कौन हो सकता है। तभी लिफ्ट के दरवाजे खुले और एक औरत अंदर आई। टीम लीडर ने उसका नाम लेकर पुकारा, जियान। नोकीजून तुरंत पलट गया। जियान ने मुस्कुराकर उसे हाथ हिलाया। टीम लीडर को कुछ अजीब लगा और पूछा, क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? नोकीजून बोला, हाँ, ये मेरी पहली पत्नी है। अब जब पूरी डिवोर्स इंश्योरेंस टीम तैयार हो गई, नोकीजून ने बिजनेस को प्रमोट करना शुरू किया। सबको हैरानी हुई जब उसने इसके लिए एक वेडिंग एक्सपो को चुना। नीचे नए जोड़े अपनी शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। वे कपड़े, सजावट वगैरह खरीद रहे थे। स्टेज पर नोकीजून ने जोश से कहा कि लोगों को तलाक के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उसने कहा कि उनका डिवोर्स इंश्योरेंस लोगों को हकीकत से निपटने और आगे बढ़ने में मदद करेगा, क्योंकि तलाक शादी से ज्यादा जटिल और किसी भी बीमारी से ज्यादा दर्दनाक होता है। सुनने वाले जोड़े इस
बात को अपशगुन मानने लगे और गुस्से में उन पर चीजें फेंकने लगे, जिससे टीम को स्टेज से हटना पड़ा। छुपकर बैठी टीम नो की जून को इस घटिया आइडिया के लिए दोष देने लगी, लेकिन नो की जून जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा कि असल में लोग तलाक बीमा में दिलचस्पी रखते हैं, पर शर्म के कारण इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। आन जोंग मान उससे सहमत नहीं था और दोनों के बीच बच्चों जैसी बहस शुरू हो गई। इसी बीच एक औरत उनके पास आई और बीमा के बारे में पूछने लगी। सब चौंक गए। ये वही औरत थी जो एक्सपो में सबसे ज्यादा इसका विरोध कर रही थी। उसने बताया कि वहां भीड़ बहुत थी, इसलिए वह सवाल नहीं पूछ सकी। लेकिन नो की जून की स्पीच सुनने के बाद उसे एहसास हुआ कि शादी कभी भी दुख में बदल सकती है, इसलिए वह तलाक के लिए तैयार रहना चाहती है। पर हैरानी की बात यह थी कि नो की जून ने उसकी बात को नकार दिया और कहा कि उसका मानना है कि शादी और तलाक दोनों ही रास्ते हैं खुशियों की तलाश के। अगले दिन जियान यानी उसकी पहली पत्नी ने टीम की पहली मीटिंग की अध्यक्षता की। उसने एक डिवोर्स प्रेडिक्शन मॉडल बनाने का सुझाव दिया जो बिग डेटा पर आधारित हो, ताकि तलाक बीमा की वैधता साबित की जा सके। इसके लिए सबसे पहले उन्हें तलाक से जुड़ा जरूरी डेटा इकट्ठा करना था। कांग हुल ने सुझाव दिया कि इससे पहले वे यह साबित करें कि तलाक बीमा वास्तव में जरूरी क्यों है। नो की जून ने उसका समर्थन किया, जिससे जियान को जलन हुई। उसे लगा कि नो की जून कांग हुल की तरफदारी कर रहा है। फिर भी जियान ने जोर देकर कहा कि काम शुरू किया जाए और जल्दी से सभी को टास्क बांट दिए। नो की जून सबसे पहले कांग हुल को खाने पर ले गया। पार्किंग में एक स्पोर्ट्स कार वाला आदमी उसके साथ स्पॉट के लिए भिड़ गया। दोनों ने यह तय किया कि पार्किंग की जगह रॉक पेपर सिजर्स खेल के जरिए तय करेंगे। नो की जून जीत गया और स्पोर्ट्स कार वाला गुस्से में चला गया। कांग हुल ने उसे धन्यवाद दिया और बताया कि वह आदमी उसका एक्स हस्बैंड था। खाने के बाद कांग हुल ने सुझाव दिया कि डेटा इकट्ठा करने के लिए उन्हें कोर्ट या लॉ फर्म जाना चाहिए, लेकिन नो की जून उसे एक मंदिर ले गया। वहां उन्हें एक युवा साध्वी मिली जो नो की जून को पहले से जानती थी। कांग हुल को लगा कि वे सिर्फ दोस्त हैं, पर नो की जून ने बताया कि वो भी उसकी एक्स वाइफ थी। उसने कांग हुल को कहा कि वो उससे कुछ सवाल पूछे। नो की जून की तीसरी एक्स वाइफ बहुत ही समझदार महिला थी। उसने बताया कि वह हमेशा से एक आध्यात्मिक एकांत जीवन जीना चाहती थी, पर अपने माता पिता से डरकर उसने पारंपरिक रास्ता चुना, काम किया और शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद नो की जून ने उसके असली सपनों को पहचाना और उसके एकांत जीवन की राह को संभव बनाया। लोग आमतौर पर तलाकशुदा लोगों को नीचा समझते हैं और यही वजह है कि तलाक बीमा को बाहरी दबावों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई इंसान समाज की परवाह किए बिना खुद के प्रति सच्चा बनकर तलाक चुनता है, तो तलाक बीमा उसे सहारा दे सकता है और भविष्य की नई उम्मीद बन सकता है। कांग हुल उस समय भावुक हो गई जब नन ने उन्हें उस रात दिखने वाली, सदी में एक बार आने वाली उल्का वर्षा के बारे में बताया। नो की जून ने कांग हुल की दिलचस्पी देखी, पिज्जा ऑर्डर किया और उसे एक कैंपर में ले गया जहां वे साथ में उल्का वर्षा देख सकें। वहां उन्होंने तलाक बीमा को लेकर अपने अपने विचार साझा किए और पूछा कि वे कौन सा अनोखा बीमा लेना चाहेंगे। नो की जून ने कहा कि वह स्पीच बीमा चाहता है, जिससे कोई शादीशुदा इंसान रोज जो चाहे बेझिझक कह सके, बिना रिजेक्शन के। कांग हुल ने अंदाजा लगाया कि शायद उसने कभी शब्दों का गलत इस्तेमाल किया होगा या अपशब्द बोले होंगे, लेकिन नो की जून तुरंत जवाब नहीं दे पाया। इसके बजाय कांग हुल ने अपना मनचाहा बीमा बताया, आत्मसम्मान बीमा, जिसमें अगर किसी का आत्मसम्मान शादी में टूट जाए या बर्बाद हो जाए तो उसे मुआवजा मिले, जिससे उसकी गरिमा दोबारा लौट सके। उधर आन जोंगमैन और जियान भी यही विषय पर चर्चा कर रहे थे। जियान ने आन से कहा था कि वह उसे डेटा कलेक्ट करने के लिए सबसे प्रोफेशनल जगह ले जाए, लेकिन वह उसे एक इंटरनेट कैफे ले गया, मानते हुए कि रिलैक्सेशन भी जरूरी है। हालांकि जियान जल्द ही कुर्सी पर ही सो गई। आन हैरान हुआ और उसकी तबीयत देखने पास आया। जब वह जागी और असहज महसूस करने लगी तो उसने कुछ देर ताजी हवा लेने का बहाना किया। आन उसके पीछे गया और पूछा कि उसकी नो की जून से शादी कैसी थी। चौंकते हुए उसने बताया कि वह नो की जून का बचपन का दोस्त होते हुए भी उसे शादी के बाद कभी ठीक से नहीं देख पाया था। जियान ने बताया कि उनकी शादी कभी कानूनी रूप से रजिस्टर्ड ही नहीं हुई थी। वे 3 महीने डेट करने के बाद शादी में बंधे और फिर जल्दी ही तलाक हो गया। शादी के बाद वह नो की जून के परिवार या दोस्तों से कभी नहीं मिली थी। तलाक की वजह थे कुछ कड़वे शब्द, जिससे उसने खुद के लिए भी स्पीच बीमा की इच्छा जताई, जहां कड़वे शब्दों के बदले मीठे शब्दों का मुआवजा मिले। वहीं आन जोंगमैन ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह स्पेस ट्रैवल इमरजेंसी रेस्क्यू बीमा चाहता है। जियान हंस पड़ी और जब वे साथ आसमान की ओर देखने लगे तो उसने उसे तारों की स्थिति समझाते हुए करीब खींच लिया। इस बीच नो की जून ने कांग हुल का हाथ थामा और उसे गाड़ी की छत पर उल्का वर्षा देखने आमंत्रित किया। उस रात आकाश के नीचे कांग हुल ने नो की जून के लिए एक अनजाना लेकिन गहरा एहसास महसूस किया। बाद में कांग हुल की मुलाकात जियान से एक मूवी थिएटर में हुई। मूवी के बाद
जियान ने जब देखा कि कांग भी अकेली थी तो उससे उसके प्लान्स पूछे। इसके बाद कांग उसे क्राफ्ट वर्कशॉप ले गई जहां वे बुनाई सीखने गए। जियान ने हरे रंग का ऊन चुना और कहा कि यह उस इंसान के लिए है जिसे वह पसंद करती है। कांग ने याद किया कि उस रात कैंपिंग के दौरान नो की जुन ने कहा था कि उसे हरा रंग पसंद है। जब कांग ने पूछा तो जियान ने साफ साफ स्वीकार किया कि उसके दिल में अब भी नो की जुन के लिए भावनाएं हैं। हालांकि वह जानती है कि वापसी की संभावना कम है, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं। इंश्योरेंस टीम ने अब अपने तलाक बीमा प्लान को अंतिम रूप देने के लिए फिर से बैठक की। उन्होंने डेटा के आधार पर बीमा योजना को अंतिम रूप दिया ताकि कंपनी की स्वीकृति मिल सके। नो की जुन ने सुझाव दिया कि पॉलिसी पीरियड के दौरान कपल्स को कुछ सेवाएं दी जाए, जैसे कि कपल काउंसलिंग और पेरेंटिंग एडवाइस, ताकि तलाक की संभावना घटे। जियान ने इन सेवाओं को बीमा की शर्तों में शामिल करने का निर्णय लिया। इस प्लान के फाइनल होने की खुशी में पूरी टीम बॉलिंग खेलने गई। यह कांग हुल की पहली बार बॉलिंग थी और नो की जुन ने उसे सिखाने की जिम्मेदारी ली। जियान भी बॉलिंग सीखने आ गई, जिससे तीनों के बीच अजीब सी टेंशन महसूस हुई, जिसे बाकी टीम ने नोटिस कर लिया और थोड़ा दूर हो गए। अगले दिन जियान और टीम लीडर ने प्रस्ताव को बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया। कड़ी बहस के बाद बोर्ड ने शर्तों के साथ प्लान पास कर दिया। उन्हें 3 दिनों में 30 पॉलिसीज बेचनी होंगी और 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के अंत में 0 डिवोर्स रेट सुनिश्चित करना होगा। टीम का मन टूटने लगा क्योंकि 3 दिन में 30 पॉलिसी बेचना एक असंभव सा कार्य था जिसे सिर्फ टॉप एजेंट ही कर सकते थे। टीम लीडर ने प्रोजेक्ट बंद करने की बात की, लेकिन नो की जुन ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसे पता था कि इसका हल कहां मिलेगा। टीम दोबारा वेडिंग एक्सपो गई, जहां नो की जुन ने बताया कि शादी की तैयारी में जुटे जोड़े अक्सर शादी से पहले की चिंता और डर से जूझते हैं। इस मानसिकता को भुनाया जा सकता है। हालांकि उनकी एनर्जी और प्रेजेंटेशन के बावजूद लोग उन्हें फिर से मंच से उतारने लगे। लेकिन तभी वह औरत जो पहले सबसे ज्यादा विरोध कर रही थी, बीमा लेने के लिए आगे आई। फिर एक माँ अपनी बेटी के लिए बीमा लेने आई ताकि शादी में कोई दिक्कत आए तो सुरक्षा हो। एक और औरत अपने बेटे के लिए बीमा लेने आई। लेकिन जैसे ही दोनों औरतों ने एक दूसरे को देखा, वे हैरान रह गईं। वे दोनों एक दूसरे की इन लॉज निकली। उसकी बात सुनते ही 2 औरतें आपस में भिड़ जाती हैं और वहाँ माहौल गर्म हो जाता है। शुरू में तो दोनों थोड़ा चौंक गए, लेकिन फिर जल्दी ही सब समझ गए। उन्हें पता था कि आगे का समय कैसा होगा, कोई नहीं जानता। माँ बाप होने के नाते वे अपने बच्चों के लिए कुछ ज्यादा सुरक्षा चाहते थे। ये बात आम थी, इसलिए दोनों ने हाथ मिलाया और मिलकर बीमा कराने का फैसला किया। जब दोनों एक राय पर आ गए तो जोंग मैन ने बीमा की कुछ बातें साफ की, जैसे कि क्या छुट्टियों में नए दूल्हा दुल्हन लड़की के मायके जाएंगे। इस पर दोनों माएं फिर से आपस में लड़ने लगी। ये देखकर नो की जुन का सिर घूम गया। उसी वक्त याओंग दौड़ती हुई आई और बताया कि बाहर बहुत गड़बड़ हो गई है। सब नए शादीशुदा जोड़े तलाक बीमा को लेकर इतने उत्साहित हो गए थे कि चुपचाप लाइन में लग गए थे बीमा लेने के लिए। जब लोगों को ये बात पता चली तो जोड़ों में झगड़े शुरू हो गए। हर जगह बहस और लड़ाई होने लगी। चारों लोग ये देखकर हैरान भी थे और थोड़े परेशान भी। उन्हें समझ आया कि उनका प्रचार तो सफल रहा, लेकिन शादी से पहले ही तलाक की बातें करना अच्छा नहीं है। इससे सच में तलाक हो सकते हैं और फिर कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे। अब उनके सामने मुश्किल थी, या तो ज्यादा बीमा पॉलिसी बेचें या तलाक के केस कम करें। कांग हुल ने एक आइडिया दिया, जो लोग तलाक बीमा लेना चाहते हैं पहले उनकी ठीक से जांच की जाए, फिर बीमा दिया जाए। नो की जुन को यह बात सही लगी। उसने सबको शांत किया और बोला कि अब हर जोड़े को देखा जाएगा कि वे शादी के लिए सही हैं या नहीं। जैसे ही उसने यह कहा, भीड़ ने उस पर गुस्से में खिलौने फेंक दिए। उन्हें ये बात बुरी लगी। फिर चारों लोग कंपनी लौटे और टीम लीडर और जॉन नाराय को सब बताया। टीम लीडर बहुत गुस्सा हुआ। उसने कहा, पहले पॉलिसी साइन करवाओ, फिर बाकी बातें देखना। लेकिन जॉन नाराय को कांग हांदुल का आइडिया अच्छा लगा। उसने कहा कि अगर बहुत तलाक हुए तो कंपनी को नुकसान होगा। फिर ऐसे बीमा काम के नहीं। उसने पूछा, फिर साइनिंग रेट कैसे बढ़ाओगे और नुकसान कैसे रोकोगे? कांग हुल ने कहा, हम पहले तलाक का खतरा जांचेंगे और जिनका रिस्क ज्यादा होगा उनसे थोड़ा ज्यादा पैसा लेंगे। जॉन नाराय को यह प्लान पसंद आया और उसने तारीफ की। कांग हुल को अच्छा लगा। उसे लगा कि तलाक बीमा एक अच्छा आइडिया बन सकता है। याओंग ने भी उसे बधाई दी क्योंकि ये उसकी तलाक के बाद की नई शुरुआत थी। फिर बात हुई कि वे सब नो की जुन के घर क्यों रुके। असल में याओंग कांग हुल के घर रुकने वाली थी, लेकिन उसे लगा कि कांग हुल थोड़ा झिझक रही है और उसे याद आया कि कांग हुल ने शिफ्टिंग में अपना गद्दा फेंक दिया था। तभी नो की जुन ने कहा, सब मेरे घर चलो, ड्रिंक करते हैं और वहीं रुकते हैं। कांग हुल को अच्छा लगा और उसने नो की जुन की तरफ देखा। उसकी आंखों में शुक्रिया और कुछ अलग सा भाव था। रात में कांग हुल बाथरूम जाने उठी तो सुना कि नो की जुन किसी को फोन पर कह रहा था, कम पिया करो और बाल कटवाना मत भूलना। वीकेंड पर कांग हुल ने अंदाजा लगाया कि नो की जुन जिससे फोन पर बात कर रहा था वो शायद कोई लड़की थी, शायद उसकी गर्लफ्रेंड। ये सोचकर कांग हुल का मूड थोड़ा उदास हो गया। अगले दिन वेडिंग फेयर में कुछ नए शादीशुदा जोड़े तलाक बीमा लेने आए। उनके साथ वे दोनों माएं भी आईं जिन्होंने पहले अपने बच्चों का बीमा करवाया था। इस बार माओं ने आपस में एक बात पर सहमति बना ली कि जोड़ा साल के हिसाब से छुट्टियों में 1 साल पति के घर और 1 साल पत्नी के घर जाएगा। सबने तय किया कि शादी से पहले सारी बातें साफ कर लेनी चाहिए। जब जोंग मैन ने उनके कागज देखे तो उसने बताया कि बीमा पॉलिसी शादी रजिस्ट्रेशन की तारीख से शुरू होगी। शाम को जब कांग हुल कचरा फेंकने गई तो वहां नो
नौकीजुन भी आया हुआ था। दोनों झूले पर बैठकर बातें करने लगे। नौकीजुन को अपने तलाक बीमा आइडिया पर गर्व तो था, लेकिन डर भी था कि कहीं इससे प्यार करने वालों के बीच दूरियां ना आ जाएं। कांग हुल ने उसे समझाया, तलाक बीमा एक छतरी जैसा है, हम बस छाता पकड़े रहते हैं, बारिश हो तो लोग ले जाएं, लेकिन बारिश होगी या नहीं ये हमारे हाथ में नहीं है। उसकी बात सुनकर नौकीजुन को अपनी बहन की याद आ गई। उसने एक बार बताया था कि वह खुश नहीं है और तलाक चाहती है। नौकीजुन को लगता था कि उसका जीजा अच्छा इंसान है, मेहनती भी है, तो उसकी बहन जरूरत से ज्यादा मांग कर रही है। उसने बहन को समझाया, शादी सिर्फ प्यार नहीं होती, बहुत से लोग बिना प्यार के भी शादी निभाते हैं, तुम्हें और कोशिश करनी चाहिए। लेकिन बहन ने कहा, कुछ कोशिशें बेकार होती हैं। फिर वो बिना कुछ कहे उसके घर से चली गई। जब नौकीजुन उसके पीछे भागा, उसकी बहन का चेहरा उलझन और दर्द से भरा हुआ था। इस याद से नौकीजुन को समझ आया कि उसकी बहन की दुनिया में बारिश हो रही थी और वो उसे छाता नहीं दे पाया। तभी अचानक असली बारिश शुरू हो गई। दोनों पास की दीवार के नीचे खड़े हो गए। जाते वक्त नौकीजुन ने कांग हांदुल को एक छोटी शादी में चलने का न्योता दिया। वह जोड़ा तलाक बीमा ले चुका था और वे चाहते थे कि सब सही से हो। अगले दिन कांग हुल बहुत सुंदर ड्रेस पहनकर आई। उसे देखकर नौकीजुन के दिल में कुछ एहसास जागे। दोनों वेन्यू पर जोड़े का इंतजार करने लगे, लेकिन समय बीतता गया और दूल्हा दुल्हन नहीं आए। लोग धीरे धीरे बातें करने लगे और नौकीजुन व कांग हुल घबरा गए। तभी स्क्रीन पर दूल्हा दुल्हन दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि उन्होंने शादी रद्द कर दी है, क्योंकि उन्हें पता चला कि उनकी माओ ने बिना बताए तलाक बीमा ले रखा था। उन्होंने कहा वे अब सीधे हनीमून पर जा रहे हैं और बिना बीमा के ही खुश रहेंगे। लोग इस बीमा को लेकर बातें कर रहे थे और नौकीजुन को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। उसी समय म्यूजिक बजा और दोनों माएं मंच पर हाथ में हाथ डालकर चलती आईं। उन्होंने बच्चों की जगह शादी की रस्में पूरी की। माओं का प्यार देखकर नौकीजुन भावुक हो गया और सबसे पहले तालियां बजाईं। बावजूद सब उलझनों के शादी की जगह कुछ खास बन गई थी। बाद में माओ ने नौकीजुन और कांग हुल को धन्यवाद दिया और कहा कि उन्होंने जो वेडिंग कार किराए पर ली थी उसे यूं ही बर्बाद ना करें। इसलिए दोनों उस लंबी लिमोजिन में बैठ गए। थोड़ा अजीब माहौल था तो नौकीजुन ने ड्रिंक्स निकाले। थोड़ी देर बाद वे सड़क निर्माण वाले रास्ते पर पहुंचे और लिमोजिन इतनी लंबी थी कि मोड़ ही नहीं पा रही थी। तभी कांग हुल को जॉन नारे का फोन आया। उसने बताया कि 5 कॉन्ट्रैक्ट फिर से साइन करवाने हैं। लिमोजिन पीछे ट्रैफिक में फंस गई थी। नौकीजुन इंतजार नहीं करना चाहता था तो वह कार से उतर गया और कांग हुल की तरफ हाथ बढ़ाया। कांग हुल ने उसकी मुस्कुराती आंखें देखी और उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों तेजी से वहां से निकल गए। लोग उन्हें देख रहे थे, लेकिन वे आजादी से हंसते हुए चल रहे थे। अचानक नौकीजुन को एक मैसेज आया। उसने जल्दी से कांग हुल से विदा ली, कहा कि उसे किसी से मिलना है। वह एक म्यूजियम गया जहां उसका जीजा था। उसे बीमा पॉलिसी पर साइन करवाना था। अब कांग हुल को समझ आया कि जो इंसान नौकीजुन को कम पीने और हेयर कट की सलाह दे रहा था वो उसका जीजा ही था। जब से उसकी बहन चली गई थी, नौकीजुन ने जीजा की बहुत देखभाल की थी। उसे हमेशा लगता था कि अगर उसने अपनी बहन का ज्यादा साथ दिया होता तो शायद वह उन्हें छोड़कर नहीं जाती। दुख में डूबा उसका जीजा नौकीजुन की गोद में रो पड़ा। म्यूजियम से निकलते समय एक पत्ता गिरा जो उसकी बहन की अधूरी बनी स्वेटर पर गिरे पत्ते जैसा लगा। उसने सोचा कि ये उसकी बहन की मौजूदगी का संकेत है। वो जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। मन हल्का करने के लिए वह म्यूजियम से भागता हुआ घर की ओर दौड़ा। बहुत थक गया और रास्ते में गिर पड़ा। वहीं से गुजर रही कांग हुल ने उसे देखा। नौकीजुन ने उसका स्कर्ट पकड़ लिया और कहा, चलो कॉफी पीते हैं। कैफे पहुंचने के कुछ देर बाद ही वो कुर्सी पर सो गया। जब जागा तो देखा कि कांग हुल चुपचाप ऊन से कुछ बुन रही थी। उसकी बहन को भी बुनाई बहुत पसंद थी। उस पल कांग हुल की बातें और अंदाजा उसे उसकी बहन की याद दिलाने लगे। उसने दिल से हांदुल से कहा, क्या तुम मुझे बुनाई सिखा सकती हो ताकि मैं अपनी बहन की अधूरी स्वेटर पूरी कर सकूं। फिर मूड बदलने के लिए नौकीजुन उसे सुपरमार्केट ले गया। बातों बातों में कांग हुल ने उससे पूछा, तुम्हारा तलाक क्यों हुआ था? नौकीजुन बोला, कभी कभी मैं बहुत छोटी छोटी बातों पर अड़ जाता हूँ। उसने बताया कि कुछ साल पहले उसने जॉन नारे से शादी की थी। शुरुआत में सब अच्छा था। एक बार वो उसे सरप्राइज डिनर देना चाहता था, लेकिन उसी दिन जॉन नारे ने कहा कि वो एक मेल बेस्ट फ्रेंड को घर बुला रही है जो विदेश से आया था। नौकीजुन ने सोचा, चलो घर पर ही डिनर रख लेते हैं, लेकिन जॉन नारे ने कहा कि ये उनके शेयर्ड घर में नहीं बल्कि उसके अपने घर पर होगा। तभी नौकीजुन को पता चला कि शादी के बाद भी जॉन नारे ने अपना पुराना घर नहीं बेचा। जॉन नारे को लगता था कि शादी के बाद भी उसका अपना स्पेस होना चाहिए, जबकि नौकीजुन को यह अजीब लगा। उधर जॉन नारे एक दिन लॉन्ड्री में एक टेडी बियर धोने लगी। जोंगमैन ने देखा और रोका, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टेडी बियर वॉशिंग मशीन में फट गया। जोंगमैन ने उसे बताया कि मशीन पर साफ लिखा है कि सॉफ्ट टॉय न धोएं। डरी हुई जॉन नारे ने जोंगमैन से मदद मांगी। वो बोल तो सख्त रहा, लेकिन चुपचाप मशीन साफ करने लगा और मशीन दोबारा ठीक कर दी। जॉन नारे ने उसे साथ लंच के लिए चलने को कहा और वो उसे टेक अवे लेने ले गया। वहां उन्हें रेस्टोरेंट की मालकिन की चीख सुनाई दी। उसका पति सारे पैसे लेकर भाग गया था। उन्हें पता चला कि वो पति शराबी और जुआरी था और पत्नी
पत्नी पर ज्यादातर मारपीट करता था। जोंगमैन ने तुरंत तलाक बीमा की पेशकश की। अगर पति ना सुधरा तो बीमा से मदद मिल सकती थी। फिर जॉन नारे उसे उसके घर ले गई। वो घर काफी खाली था। जोंगमैन ने बताया कि उसकी बीवी बहुत साज सज्जा पसंद करती थी, लेकिन वो खुद सादा घर पसंद करता है। ये बात सुनकर जॉन नारे को बहुत अपनापन महसूस हुआ। इधर नो की जुन ने देखा कि कांग हुल उसके साथ नहीं है। फोन मिलाया तो देखा कि उसका एक्स हस्बैंड दूसरी औरत के साथ था। कांग हुल ने घबराकर पलटना चाहा, लेकिन एक्स ने उसका मजाक उड़ाया और ठेस पहुंचाई। वो सह नहीं सकी और जोर से चिल्लाई। तभी नो की जुन आया। उसने शॉपिंग कार्ट से कांग हुल की ढाल बनकर उसे बचाया। एक्स गुस्से में चला गया। कांग हुल दुखी थी, लेकिन नो की जुन की परवाह से उसका मन थोड़ा भर आया। वर्क प्लेस में मीटिंग हुई। 3 कॉन्ट्रैक्ट दोबारा साइन हो चुके थे, 2 बाकी थे। जॉन नारे ने चिंता जताई कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए 6 महीने तलाक नहीं होना चाहिए। नो की जुन ने सुझाव दिया कि हाई रिस्क कपल्स की पहचान के लिए ज्योतिष और फिजियोनोमी जैसे तरीके इस्तेमाल करें। कांग हुल ने सुझाया गोल्फ ट्रिप, काउंसलिंग और मैरिज थेरेपी जैसे उपाय। जॉन नारे को ये विचार अच्छे लगे। नो की जुन और कांग हुल कुछ जोड़ों की तस्वीरें लेकर फिजियोनोमी एक्सपर्ट के पास गए। वो एक्सपर्ट उनके चेहरे पढ़ने लगा और कई रंगों में पेंट कर दिया। गाड़ी में लौटते समय दोनों एक दूसरे के रंग देखकर हंसने लगे। जब कांग हुल का रंग नहीं उतर रहा था तो नो की जुन ने उसकी मदद की, जिससे दोनों के बीच थोड़ी नजदीकी बढ़ गई। कांग हुल थोड़ी असहज हो गई। तभी नो की जुन को फोन आया फाइनेंशियल सुपरवाइजरी सर्विसेज के मैनेजर का। उसने बताया कि उन्हें शक है कि यह तलाक बीमा नियमों का उल्लंघन कर रहा है और इसका अप्रूवल रद्द किया जा सकता है। वे तुरंत फाइनेंशियल सुपरवाइजरी सर्विस ऑफिस पहुंचे। वहां के स्टाफ ने उन्हें एक पैम्पलेट दिखाया जो उनकी शादी के शो में बांटा गया था। स्टाफ ने बताया कि एक शिकायत आई है पैम्पलेट की आखिरी लाइन को लेकर, जिसमें लिखा था कि बीमेथ इंश्योर्ड लोग 30,000 कोरियन वोन में तलाक समारोह कर सकते हैं। ये नियम बीमा कानून का उल्लंघन करता है, क्योंकि तलाक समारोह रखने से तलाक की दर में कोई कमी नहीं आती। हैरानी की बात यह थी कि शिकायतकर्ता बीमा कंपनी के कर्मचारी जैसा जानकार लग रहा था और उसने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया। नो की जुन ने घबराकर वादा किया कि वे कोई तलाक समारोह नहीं रखेंगे और बीमा की अवधि के अंत तक तलाक रोकने के उपाय करेंगे, ताकि पहले 10 बीमित कपल तलाक न लें। स्टाफ ने चेतावनी दी कि अगर कोई तलाक समारोह हुआ तो बीमा कंपनी पूरी तरह जिम्मेदार होगी और बीमा स्कीम शुरू नहीं की जा सकेगी। नो की जुन और कांग हुल ने अनमने मन से सहमति दी और अपने ऑफिस लौट गए। उन्होंने अपनी टीम को जानकारी दी कि पहले 10 बीमित जोड़ों का तलाक नहीं होना चाहिए। टीम लीडर बहुत नाराज हुए और कहा कि तलाक कई कारणों से होते हैं जिन्हें वे कंट्रोल नहीं कर सकते और वे हर कपल की निगरानी नहीं कर सकते। इसके अलावा 2 एक्सपर्ट्स ने पहले 10 में से तलाक की सबसे ज्यादा संभावना वाले कपल को पहचाना और दोनों ने एक ही नाम लिया, गुमिक। नो की जुन और कांग हुल ने फैसला किया कि वे गुमिक से मिलेंगे और उसके शादी के मुद्दों को हल करने की कोशिश करेंगे। इसी दौरान जियानार को शक हुआ कि शिकायत करने वाला कोई कंपनी का अंदरूनी आदमी है। एक सीनियर अधिकारी ने इससे इनकार किया, लेकिन ऑफिस से निकलते ही उसने किसी को फोन कर सावधानी बरतने को कहा। नो की जुन और कांग हुल जब गुमिक से मिलने गए तो वह उन्हें ग्राहक समझ बैठी, क्योंकि वह टैरो कार्ड रीडर थी। जब उन्हें असली इरादा पता चला तो उसने उन्हें बाहर निकाल दिया। दोनों बाहर बैठकर उसका इंतजार करने लगे। जब गुमिक बाहर नहीं आई तो कांग हुल ने योजना बनाई। उसने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी और टैरो रीडिंग के बहाने अंदर गई। उसने 3 कार्ड निकाले, ये देखने के लिए कि उसका मिशन सफल होगा या नहीं, और कार्ड्स ने जीत का संकेत दिया। फिर कांग हुल ने गुमिक से कहा कि अगर वह तलाक लेती है तो यह रीडिंग गलत साबित होगी। इस पर गुमिक ने बताया कि उसका पति एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है जो अक्सर बाहर रहता है। वे ट्रैवल के दौरान मिले थे और जल्दी शादी कर ली थी, लेकिन अब वह अधिकतर अकेली रहती है और उसका सपना था कि वह पति के साथ हंसी खुशी बच्चों की परवरिश करे, पर उसका पति बस अपने करियर में ही लगा रहता है। कांग हुल ने महसूस किया कि गुमिक अब भी अपने पति से प्यार करती है और सुझाव दिया कि उन्हें अपनी शादी को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। गुमिक ने बताया कि उसका पति कोरिया में है और उसने अपनी लोकेशन की एक फोटो अपने प्रोफाइल पिक्चर में डाली है। कांग हुल ने वह फोटो ली और फिर वे सब कार से उस जगह की ओर रवाना हुए। इसी बीच नो की जुन ने एनजोंग मैन को कॉल किया और देखा कि वह और जियानार एक दूसरे के बेहद करीब थे। एनजोंग मैन ऑफिस में डेटा का काम कर रहा था और ब्रेक में अपने यो से खेल रहा था। जियान नार भी उसमें रुचि लेने लगी और दोनों साथ खेलने लगे। गलती से नोकीन की कॉल वीडियो कॉल में बदल गई और उसने उन्हें साथ देखा। जियान गिर गई और दर्द में चिल्लाई। कांग हुल ने नो की जुन को दिलासा दिया कि हो सकता है वो वैसा ना हो जैसा दिख रहा है। यायोंग भी आ गई और फिर तीनों गुमिक के पति को खोजने गांव पहुंचे। उन्हें नहीं पता था कहां ढूंढें। तभी यायोंग ने खेत में काम कर रहे एक किसान को पहचाना, जिसे वह एक ब्लाइंड डेट पर मिल चुकी थी। उस किसान ने उन्हें बताया कि गुमिक के पति की कार गांव में आई थी लेकिन गई नहीं, तो वह अब भी वहीं है। उसने बताया कि गांव में 2 कैंपिंग रेस्ट एरिया हैं और कुछ लोग जंगल भी जाते हैं। नो की जुन और कांग हुल जंगल की ओर गए। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। कांग हुल लड़खड़ाई तो नो की जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। चलते चलते दोनों रास्ता भटक गए, लेकिन गुमिक के पति की एसयूवी दिख गई। तभी अचानक तेज
तेज बारिश शुरू हो गई और छुपने का कोई ठिकाना नहीं था। नो की जुन ने अपनी जैकेट से कांग हुल को ढका। कांग हुल का दिल फिर धड़कने लगा क्योंकि वे बहुत पास थे। जब बारिश रुकी तो अंधेरा हो चुका था और दोनों के फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। वे अंधेरे जंगल में रास्ता ढूंढ रहे थे कि तभी उन्हें एक भयानक आवाज सुनाई दी, एक बाघ की दहाड़। वे भागने ही वाले थे कि किसी ने उन्हें चेताया, हिलना मत या बाघ की आंखों में मत देखना। फिर एक आदमी आया जिसने लेजर पॉइंटर से बाघ का ध्यान हटाया और साथ ही अपने फोन से शूट करने लगा। जैसे ही बाघ पास आया, नो की जुन ने लेजर पॉइंटर उठाया और उसे दूर फेंक दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर वो कांग हुल और उस आदमी के साथ सुरक्षित जगह की ओर भाग गए। सुरक्षित पहुंचने के बाद नो की जुन और कांग हुल ने अपने कपड़ों से पत्ते और टहनियां साफ की। वह आदमी बहुत उत्साहित था क्योंकि उसने बाघ की तस्वीर खींच ली थी। उत्सुकता से उन्होंने उस आदमी को गौर से देखा और हिचकिचाते हुए पूछा, क्या आप गुमिक के पति हैं? जब पुष्टि मिली तो वे खुशी से उछल पड़े और अपनी सारी मेहनत और खोज का जिक्र किया। पति ने धन्यवाद कहा कि उन्होंने उसकी मदद की बाघ की फोटो लेने में। मौका देखकर नो की जुन ने उससे गुमिक से मिलने की मदद मांगी। फिर तीनों उसके कैंपर में बैठकर उसकी शादी के बारे में बात करने लगे। पति ने बताया कि उन्होंने और गुमिक ने पहली नजर में प्यार किया था, लेकिन वह अक्सर भ्रमों के पीछे भागती थी, जैसे कि टैरो कार्ड्स पर यकीन करना और जंगली बाघों के अस्तित्व को न मानना। इससे उनके बीच दूरी बन गई थी। वह डरता था कि अब मिलना तलाक तक न पहुंच जाए। नो की जुन ने उसे समझाया कि बिना बातचीत किए वो कभी नहीं जान सकते कि भविष्य क्या है और डर की वजह से अपने रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहिए। पति को बात समझ में आई और उसने मिलने के लिए हाँ कर दी। अपना मकसद पूरा करने के बाद नो की जुन और कांग हुल थक कर नीचे उतरने लगे। जैसे ही वे आराम करने बैठे, एक कार की हेडलाइट्स उन पर पड़ी और जोंग मैन और जियानार बाहर निकले। जियानार ने नो की जुन की अचानक की गई इस यात्रा पर नाराजगी जताई, लेकिन कांग हुल ने तुरंत उसका बचाव किया और कहा कि यह उसकी योजना थी। तभी यायोंग और वह ब्लाइंड डेट भी लौटे, लेकिन खाली हाथ। जियानार को लगा जैसे वह ग्रुप से अलग हो गई है। जब उसने देखा कि सब लोग नो की जुन और कांग हुल को रिपोर्ट कर रहे थे, जोंग मैन ने उसे सहारा देते हुए कहा कि वो भी टीम का हिस्सा है और पूछा क्या वह वापस जाना चाहती है। उसके इस अपनापन से प्रभावित होकर जियानार ने वहीं रुकने का फैसला किया। अगले दिन सब गुमिक के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वह बैठी, उसके पति ने उत्साहित होकर उसे बाघ की तस्वीर दिखाई। यह देख गुमिक नाराज होकर उठ गई। उसे लगा कि बाघ उसके पति के लिए उससे ज्यादा मायने रखते हैं और वह चली गई। तभी सभी ने मिलकर उसे रोका। कांग हुल ने झुककर माफी मांगी और एक और मौका देने की गुजारिश की। उसने पति को भी ईमानदारी से बात करने को कहा। पति ने बताया कि वह बाघ की फोटो दुनिया को दिखाकर खुद को साबित करना चाहता था ताकि गुमिक उसकी अहमियत समझे। गुमिक ने भावुक होकर कहा कि उसने तो तभी उसे स्वीकार कर लिया था जब वह पहली बार थकी हुई थी और उसने उसका हाथ थामा था, लेकिन शादी के बाद वह हमेशा कहीं और व्यस्त रहा, जिससे वह अकेली हो गई। पति को पहली बार उसकी यह भावना समझ आई और उसने माफी मांगी। इस रिश्ते में पिघलाव देखकर नो की जुन ने सोचा कि तलाक का विचार पूरी तरह मिटाने के लिए कुछ और किया जाना चाहिए। उसने रिन्यूअल ऑफ वाउज का सुझाव दिया। इस योजना को लागू करने के लिए सब काम पर लग गए। यायोंग और उसका ब्लाइंड डेट वेन्यू तैयार करने लगे। नो की जुन और कांग हुल ने गांव की एक बुजुर्ग महिला से शादी का जोड़ा मांगा और जोंग मैन और जियानार ने दूल्हे का सूट एक बुजुर्ग पुरुष से लिया। सब कुछ तैयार होने के बाद गुमिक फूलों का गुलदस्ता लेकर अपने पति की ओर चली। सब उन्हें देखकर उनकी पहली मुलाकात की यादों में खो गए। नाराजगी और शिकायतें मिट गईं। अब वे बस एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ना चाहते थे। संगीत बजा और सब ने खुशी से जश्न मनाया। यहाँ तक कि शांत रहने वाली जियानार भी एक बुजुर्ग महिला के कहने पर नाचने लगी। जोंग मैन ने उसकी मदद की और अपनी शरारती हरकतों से उसे हंसा दिया। जियानार थोड़ी झिझक छोड़ने लगी। एक बेचैन रात के बाद जियानार ने जोंग मैन से उसे किसी होटल ले चलने को कहा ताकि वह चैन से सो सके। वह उसे पास के होटल ले गया जहाँ दोनों ने अपने अपने रूम में चुपचाप प्रवेश किया। दोनों के बीच नजरें मिली, लेकिन एक अजीब सी चुप्पी थी। उधर नो की जुन और कांग हुल गांव में टहल रहे थे। कांग हुल को पिछली रात जियानार की बातों पर नो की जुन के अस्पष्ट जवाबों से निराशा हुई। जियानार ने ऐसे सवाल किए थे जैसे वह नो की जुन की पहली पत्नी हो। कांग हुल को उम्मीदें थीं, लेकिन नो की जुन टाल गया। माहौल बदलने के लिए कांग हुल एक पुराने टेलीफोन की ओर भागी और अपने भविष्य के खुद को कॉल करने का नाटक किया और आत्मविश्वास व सफलता की कामना की। कॉल के बाद उसने खेल खेल में नो की जुन को फोन पकड़ा दिया। नो की जुन ने भी भविष्य के खुद को यह दिन याद रखने को कहा। यह सुनकर कांग हुल मुस्कुराने लगी और बहुत खुश हुई। अगली सुबह जब वे सियोल वापस जा रहे थे, नो की जुन ने बताया कि एक वैज्ञानिक ने यह कैलकुलेट किया है कि सोलमेट से मिलने की संभावना शून्य नहीं है। कांग हुल ने सोलमेट्स को नकारा, लेकिन नो की जुन ने बताया कि जब संभावना है तो विश्वास भी हो सकता है। इसके बाद उसने कांग हुल को देखा और सोच समझकर अचानक उसे रुकने का निमंत्रण दे दिया।
भाग में हमने देखा था कि नो कैजून ने कांग होल से पूछा था कि क्या वो उसके साथ रहेगी। वो अचानक कांग होल को लिव इन में रहने के लिए पूछ बैठा, जिससे कांग होल चौंक गई। जिस आदमी को वह पसंद करती थी उसने उसे अपने घर पर ठहरने का न्योता दिया, जिससे वह बहुत खुश हुई। लेकिन अगले ही पल उसे हैरानी हुई जब उसने सुना कि वह आदमी घरों की अदला बदली करना चाहता है। नो कीजून को लगा कि उसके और कांग होल दोनों के अपने अपने घरों से जुड़ी कुछ बुरी यादें हैं और दोनों ही वहां से निकलना चाहते हैं। उसने सुझाव दिया कि अगर वे एक दूसरे के घर में रहें तो उन्हें जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकता है। उस शाम नो कीजून कांग होल के घर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फर्श पर खरोंचें थीं और अलमारी टूटी हुई थी। ये सब हिंसा के निशान थे जो उसके पूर्व पति के दुर्व्यवहार की याद दिला रहे थे। रसोई बिल्कुल खाली थी, न खाना था न बर्तन। यह देखकर नो कीजून को एहसास हुआ कि कांग होल की जिंदगी कितनी कठिन रही है। उधर कांग होल जब नो कीजून के घर पहुंची तो उसने फ्रिज खोला और देखा कि वह ताजा सामानों से भरा हुआ था और रसोई अच्छे से सजी थी। लेकिन अफसोस, वह खाना बनाना नहीं जानती थी, तो उसने बस ब्रेड खाकर सोने का फैसला किया। सोने से पहले दोनों बेचैन थे और एक दूसरे को मैसेज करने लगे। वे एक दूसरे को अपनी चीजें इस्तेमाल करने की इजाजत तो दे रहे थे, लेकिन उनके मैसेज में सावधानी और झिझक साफ झलक रही थी। यहाँ तक कि उनके शुभ रात्रि वाले मैसेज भी अधूरे से लगे। अगले दिन ऑफिस में जॉन नारायण ने दोनों को एक साथ आते हुए देखा और उनके रिश्ते को लेकर सवाल किया। दोनों ने जवाब देने से बचते हुए जल्दी से लिफ्ट में चढ़ गए। जॉन नारायण को अकेला छोड़ दिया गया और वह बड़बड़ाई कि अगर दोनों साथ आए हैं तो जरूर उनमें सिर्फ सहकर्मी से कुछ ज्यादा रिश्ता है। उसने अंजोंग मैन से उसकी राय पूछी। अंजोंग मैन को यह जानकर झटका लगा कि जॉन नारायण को पता था कि वह उसके पीछे खड़ा है, जबकि उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। उसने समझाया कि उसने उसकी खुशबू से पहचान लिया। यह बात सुनकर अंजोंग मैन के अंदर कुछ हलचल सी हुई। काम शुरू होते ही टीम लीडर गुस्से में आया और घोषणा की कि मिस यू ने तलाक लेने का फैसला कर लिया है और वह और उनके पति पहले ही तलाक की अर्जी जमा कर चुके हैं। कांग होल को यह जानकर हैरानी हुई क्योंकि मिस यू उन लोगों में शामिल नहीं थी जिन्हें तलाक लेने की ज्यादा संभावना थी। उन्होंने हाल ही में नो कीजून और 3 अन्य लोगों का बीमा कराया था। वे तुरंत कोर्ट की ओर भागे, लेकिन जब तक वे पहुंचे मिस यू और उनके पति तलाक की अर्जी दे चुके थे। उन्होंने गुस्साए टीम लीडर को यह बात बताई। जॉन नारायण ने बताया कि तलाक के लिए 1 महीने की कूलिंग ऑफ अवधि होती है। उसने सुझाव दिया कि अगर इस दौरान वे मिस यू का मन बदल दें तो तलाक रोका जा सकता है। नो कीजून ने टीम को 2 भागों में बांट दिया। कांग होल और यायोंग को मिस यू से बात करने भेजा ताकि वे उनकी स्थिति समझ सकें, जबकि बाकियों को मिस यू के पति डॉक्टर पार्क को ढूंढने भेजा गया। मिस यू के घर के पास कांग होल और यायोंग उन्हें एक नाई की दुकान के बाहर मिले, जहां दुकान का मालिक उन्हें अंदर खींच रहा था। अंदर एक पड़ोसी मिस यू से विनती कर रहा था कि वह अपने पिता के इलाज का खर्च नहीं उठा सकता, इसीलिए उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मिस यू अपना घर बेचने का सोच रही थी। नाई की दुकान के मालिक ने सुझाव दिया कि मिस यू से कुछ पैसे उधार ले लिए जाए। ये सुनकर मिस यू ने तुरंत पैसे निकाल कर दे दिए। उन्होंने बताया कि यह पैसा असल में एक घर की एडवांस जमा राशि थी, लेकिन वह अपने जरूरतमंद पड़ोसी की मदद के लिए उसे उधार दे सकती है। दुकान के मालिक ने मिस यू की दरियादिली की तारीफ की। ये सब देखकर कांग होल और यायोंग मिस यू के घर तक उनके पीछे पीछे गए ताकि उन्हें तलाक न लेने के लिए मना सकें, लेकिन उन्होंने देखा कि मिस यू ने पहले ही मन बना लिया है। वह अब भी तलाक लेने पर अड़ी हुई थी, यह कहते हुए कि वह कभी भी इंश्योरेंस क्लेम फाइल कर सकती है और फिर अपने पति को छोड़ सकती है। देव ने उसे एक बिजनेस कार्ड दिया ताकि अगर उसे किसी मदद की जरूरत हो तो वह संपर्क कर सके। उधर नो कीजून एक मरीज का भेष धारण कर उस अस्पताल में घुस गया जहां पार्क काम करते थे। टीम लीडर पहले ही वहां पहुंच गया था और तलाक से परेशान होने का नाटक कर रहा था, यह संकेत देते हुए कि तलाक का कोई फायदा नहीं होता। लेकिन डॉ पार्क, जो ऊर्जा से भरपूर लग रहे थे, अकेले रहने को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। जब टीम लीडर ने एक्यूपंक्चर करवाया तब उसने डॉक्टर पार्क को यह कहते सुना कि वह किसी से मिलने जा रहे हैं। उसने तुरंत नो कीजून और क्वान को संपर्क किया जो बाहर इंतजार कर रहे थे। उन्होंने डॉ पार्क का पीछा किया और देखा कि वह एक महिला के साथ कार में बैठकर कहीं गए। ऑफिस लौटने पर उन्होंने अपनी जानकारी को इकट्ठा किया। मिस यू तलाक लेने के लिए दृढ़ थीं और डॉ पार्क पर किसी और के साथ संबंध होने का शक था। इस मुश्किल स्थिति को देखते हुए नो कीजून के दिमाग में एक तरकीब आई। तलाक इंश्योरेंस पॉलिसी में एक नियम था कि पॉलिसी धारक कोई भी वयस्क पुरुष या महिला हो सकता है, बशर्ते उसका कोई विवाहेतर संबंध न हो। अगर वे पार्क के अफेयर को साबित कर देते तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट अमान्य घोषित किया जा सकता था, जिससे उनका मिशन प्रभावित नहीं होता। टीम लीडर ने नो कीजून को जीनियस कहकर सराहा और सभी को पार्क के अफेयर के सबूत इकट्ठा करने का आदेश दिया। लेकिन कांग होल को यह बात सही नहीं लगी, क्योंकि इससे पति पत्नी के निजी मामलों का खुलासा होता, जिससे पहले से ही दुखी मिस यू और भी आहत हो सकती थी। लेकिन नो कीजून ने जोर देकर कहा कि यह करना जरूरी है, तभी यह तलाक इंश्योरेंस उन लोगों के काम आ सकता है जो मिस यू की तरह है। कांग होल चुप रहे। यह पहली बार था जब ये दोनों, जो आमतौर पर एक राय रखते थे, किसी बात पर असहमत हुए। काम खत्म करने के बाद आन जोंग मान ने उस टेडी बियर की ओर देखा जो उसे जॉन नारायण ने दी थी। वह अपनी भावनाओं को और नहीं रोक सका। उसने उस टेडी बियर की तस्वीर खींचकर जॉन नारायण को भेजी। जॉन नारायण ने तुरंत जवाब दिया, अपनी एक तस्वीर भेजते हुए जिसमें वह वाइन पीते हुए लेट नाइट काम कर रही थी। उसे देखने की इच्छा से भरकर आन जोंग मान सबवे पकड़कर ऑफिस की ओर चल पड़ा, बिना यह जाने कि जॉन नारायण भी उससे मिलने के लिए वाइन लेकर उसी की ओर आ रही थी। उधर दिन में कांग होल से बहस के बाद नो कीजून माफी मांगने उसके पास गया। उसने कहा कि वह उसे निराश करने के लिए शर्मिंदा है। कांग होल ने माना कि अगर कोई और होता तो वह इतनी आहत नहीं होती, लेकिन नो कीजून की बात अलग थी। नो कीजून ने स्पष्ट किया कि अब वह उनके रिश्ते को एक नई पहचान
पहचान देगा और ग्रे जोन से बाहर निकलेगा। वह उसे चूमने ही वाला था कि तभी कांग होल के फोन पर एक मैसेज आया और वह पल बीच में ही टूट गया। भीतर ही भीतर उलझन में नो की जून जल्दी से वहां से चला गया। रात को वह अपनी उत्तेजना के कारण सो नहीं सका और कांग होल को मैसेज किया कि वह उनके रिश्ते को साफ करना चाहता है। कांग होल ने भी सकारात्मक जवाब दिया और कहा कि वह उनके और करीब आने को लेकर उत्साहित है। अगले दिन मिस यू और डॉ पार्क के तलाक के मामले को निपटाने के लिए टीम सबूत इकट्ठा करने के लिए बंट गई। कांग होल ने मिस यू से सीधे मिलने का फैसला किया और वह उन्हें ऑफिस के पास ही मिल गई। मिस यू ने खुद ही तलाक लेने की अपनी जिद की वजह बताई। उन्हें हाल ही में अल्जाइमर हो गया था। चूंकि उनके पति गरीब परिवार से थे और डॉक्टर बनकर अपने परिवार को सपोर्ट कर रहे थे, वे पहले से ही बोझ में थे। वह नहीं चाहती थी कि उनकी बीमारी और कोई बोझ बने, इसलिए उन्होंने सोचा कि तलाक लेकर उनके पति इंश्योरेंस क्लेम कर सकें। यह उनके लिए उनका आखिरी तोहफा होता। कांग होल की आंखें नम हो गईं। अब उन्हें मिस यू के सच्चे प्यार का एहसास हुआ। उन्होंने याद दिलाया कि कानूनी रूप से तलाक के बाद वे पति पत्नी नहीं रहेंगे, जिसे सुनकर मिस यू कांप उठी और यह सच्चाई स्वीकार नहीं कर पाई। कांग होल को लगा कि मिस यू वास्तव में तलाक नहीं चाहती, लेकिन वह अपने पति को बोझ से बचाना चाहती थी। इधर कांग होल और मिस यू दोनों को पता नहीं था कि डॉ पार्क को पहले से ही अपनी पत्नी की बीमारी का पता चल चुका था। नो की जून और आन जोंग मान डॉ पार्क की क्लिनिक के बाहर निगरानी कर रहे थे और देखा कि वह ऑफिस समय में निकल गए। उन्होंने गाड़ी से उनका पीछा किया और एक घर पहुंचे जहां एक महिला ने दरवाजा खोला। उन्हें लगा कि उनके पास अब अफेयर का सबूत है, लेकिन जब उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस हुई तो वे अंदर घुस गए। वहां उन्होंने देखा कि डॉ पार्क गिर गए थे। उन्होंने तुरंत एक सिलाई मशीन को चेक किया और राहत की सांस ली कि वह ठीक है। जब उन्होंने उनकी पहचान पूछी, नो की जून और आन जोंग मान ने सच बता दिया कि वे मिस यू के तलाक इंश्योरेंस केस पर काम कर रहे थे। पहले तो पार्क चौंक गए, लेकिन फिर उन्होंने मिस यू के निर्णय को समझा। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी ने अपनी मां की सिलाई मशीन को बेचकर उनकी पढ़ाई के लिए पैसे दिए थे। वह हमेशा इसे लेकर दुखी रहती थी और पार्क उसी जैसी मशीन ढूंढ रहे थे। आज उन्होंने वह मशीन पाई और एक नया घर खरीदा था ताकि उसे तोहफे के तौर पर दे सकें। उन्होंने उनसे घर शिफ्टिंग में मदद मांगी। अगले दिन नो की जून, आन जोंग मान, टीम लीडर और बाकी 2 लोग उनके नए घर गए। ड्रॉर साफ करते समय यांग और कांग होल को एक नोटबुक और एक लाल लिफाफा मिला, जिसे उन्होंने डॉ पार्क को दिया। नोटबुक में उनकी पत्नी द्वारा लिखी गई रेसिपीज थी। ये देखकर डॉ पार्क भावुक हो गए और रो पड़े, क्योंकि उनकी पत्नी उनके लिए जीवन भर सोचती रही थी। घर शिफ्टिंग के बाद डॉक्टर पार्क ने अपनी पत्नी को नई ग्राउंड फ्लोर लोकेशन पर ले जाया, क्योंकि अब वह ठीक से चल नहीं सकती थी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने वह सिलाई मशीन रखी थी, जिसकी उनकी पत्नी को सालों से तलाश थी। खुश होकर उन्होंने उस मशीन पर काम करना शुरू किया। पार्क उन्हें देखकर अतीत में खो गए, जब वह पढ़ाई करते थे और उनकी पत्नी सिलाई करके घर चलाती थी। उन्हें हमेशा लगता था कि वह बोझ हैं, लेकिन उनकी पत्नी कहती थी कि उन्हें पढ़ता देखकर ही उन्हें ताकत मिलती है और एक दिन वह उनकी मेहनत का बदला जरूर चुकाएंगे। अब जब वे बुजुर्ग हो चुके थे, डॉ पार्क उन्हीं रेसिपीज से खाना बनाते थे और चाहते थे कि समय यहीं रुक जाए। अब जब डॉ पार्क और मिस यू की समस्या सुलझ गई तो टीम लीडर सबको एक जश्न के खाने पर ले गया। आन जोंग मान उत्सुकता से जॉन नाराय के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी उसे एक चौंकाने वाली खबर मिली। उनकी स्पेशल टीम को आधिकारिक रूप से भंग कर दिया गया था। डिनर गैदरिंग में जाते समय जॉन नाराय को वाइस प्रेसिडेंट का कॉल आया। उन्हें पता चला कि उनकी प्रतियोगी कंपनी जचिन इंश्योरेंस को फाइनेंशियल सुपरवाइजरी सर्विस से जल्दी मंजूरी मिल गई है ताकि वे डिवोर्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च कर सकें, लेकिन उनकी अपनी कंपनी का डिवोर्स इंश्योरेंस अभी मंजूरी के इंतजार में था। वाइस प्रेसिडेंट ने उन्हें जल्दी से टीम भंग करने का आदेश दिया ताकि कोई व्यक्तिगत नुकसान न हो। सभी हैरान थे। उन्होंने उस प्रोडक्ट को बनाने में कड़ी मेहनत की थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे उनकी मेहनत चोरी हो गई हो। कांग होल को याद आया कि जचिन इंश्योरेंस का प्रेसिडेंट उसका कॉलेज सीनियर था। एक डिनर के दौरान उसने उससे तलाक बीमा का जिक्र किया था, लेकिन कोई नियम या जानकारी नहीं बताई थी। सबको कांग होल की ईमानदारी पर भरोसा था। अचानक अगले दिन एक ऑडिट टीम आई और दावा किया कि कांग होल के कंप्यूटर से डेटा लीक हुआ है। वे उसे पूछताछ के लिए ले गए। उसी समय जोंग मान देर से पहुंचा और जॉन नाराय को जल्दी में देखा तो उसके पीछे पीछे गया। जॉन नाराय वाइस प्रेसिडेंट से मिलने पार्किंग में गई और बताया कि ऑडिट टीम डेटा लीक की जांच कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जचिन इंश्योरेंस की मंजूरी रद्द की जानी चाहिए, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ने उन्हें चेतावनी दी। जब वह इस कंपनी में आई थी, उनका असली मकसद था यहाँ के यूनिक प्रोडक्ट्स की जानकारी लेकर उन्हें चीन भेजना ताकि उनका करियर आगे बढ़े। अब ऐसा लग रहा था कि तलाक बीमा प्रोडक्ट बर्बाद हो जाएगा। इससे पहले कि सब कुछ और बिगड़ता, उन्हें पीछे हट जाना चाहिए। जोंग मान ने उनकी बातचीत सुन ली और अंदर ही अंदर उलझन में पड़ गया। जब उसने सुना कि कांग होल को डेटा लीक के आरोप में ले जाया गया है, उसे शक हुआ कि इसमें जॉन नाराय और वाइस प्रेसिडेंट का हाथ है। बाद में कांग होल को रिहा कर दिया गया, लेकिन वह सस्पेंड ही रही क्योंकि आरोप साफ नहीं हुए थे। जॉन नाराय ने जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो देखा कि वाइस प्रेसिडेंट का एक खास आदमी ऑफिस आवर्स के बाद डिवोर्स इंश्योरेंस टीम के ऑफिस में गया था। उन्हें समझ आ गया कि सारी साजिश वाइस प्रेसिडेंट की थी। अगले दिन उन्होंने सारे सबूत इकट्ठा करके वाइस प्रेसिडेंट का सामना किया और उसे एक्सपोज किया कि वही इन्फॉर्मर था। वाइस प्रेसिडेंट ने बहस करते हुए कहा कि वे सब एक ही नाव में हैं और चेतावनी दी कि अगर डिवोर्स टीम को पता चल गया कि जॉन नाराय शुरुआत में क्यों आई थी तो उसका अंजाम क्या होगा। उसने कहा कि जॉन नाराय
नाराय को चुप रहना चाहिए, लेकिन जॉन नाराय ने उसके साथ मिलकर काम करने से साफ इनकार कर दिया। टीम के साथ बिताए समय और अंजोंग मान के साथ अपने रिश्ते को याद करते हुए जॉन नाराय रोने लगी। जोंग मान चुपचाप उसके पास आकर बैठ गया और उसका साथ दिया। फिर जॉन नाराय ने सबके सामने हिम्मत करके सच बताया कि वह टीम में इस मकसद से आई थी कि एक स्पेशल इंश्योरेंस प्रोडक्ट बनाकर उसे चीन ले जाए, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ने इस बात का फायदा उठाया और उस इंश्योरेंस का डिटेल जचिन इंश्योरेंस को लीक कर दिया। अब उन्हें साबित करना था कि कांग होल डेटा लीक के समय ऑफिस में मौजूद नहीं थी। 9 जून को याद आया कि उस दिन वे लोग एक क्लाइंट की रीमैरिज की रस्म में गांव गए थे। उस इवेंट की ग्रुप फोटो पर टाइम स्टैम्प था जो साबित करता था कि कांग होल ऑफिस में नहीं थी। अगला कदम था वाइस प्रेसिडेंट के उस खास आदमी को ढूंढना जिसने टीम के ऑफिस में घुसकर डेटा लीक किया। नोकी जून और अंजोंग मान ने उस आदमी के घर को घेर लिया और जब वह भागने की कोशिश कर रहा था तब उसे पकड़ लिया। डर के कारण उस खास आदमी ने सभी यूएसबी ड्राइव्स उन्हें सौंप दी। जब नोकी जून और अंजोंग मान ने वादा किया कि वे उसका नाम साफ करने में मदद करेंगे, जॉन नाराय ने फौरन यूएसबी ड्राइव्स जचिन इंश्योरेंस के प्रेसिडेंट को दी। उन ड्राइव्स में वाइस प्रेसिडेंट और जचिन के प्रेसिडेंट की बातचीत थी जो उनके मिली भगत को साबित करती थी। इसके बाद जचिन इंश्योरेंस के प्रेसिडेंट ने डिवोर्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट को वापस लेने पर सहमति दी। वाइस प्रेसिडेंट ने हार नहीं मानी और संघर्ष किया, लेकिन ऑडिट टीम ने उसे पकड़ लिया और जांच के लिए ले गई। सब कुछ सही हो जाने के बाद सभी ने मिलकर पिज्जा पार्टी की और आशा जताई कि डिवोर्स इंश्योरेंस बहुत सफल होगा। सभी को जॉन नाराय की सजा की चिंता थी और वे उसकी वापसी का इंतजार कर रहे थे। तभी एक क्लाइंट तलाक काउंसलिंग के लिए आया। वह था फाइनेंशियल सुपरवाइजरी अथॉरिटी का चीफ किम। उसने सीधे तौर पर कहा कि वह तलाक चाहता है क्योंकि वह दिखावटी शादी में नहीं रहना चाहता। कांग होल को चीफ किम की बात ने अपने माता पिता की याद दिला दी, जो बाहर सबके सामने प्यार जताते थे लेकिन अंदर से उनका रिश्ता खत्म हो चुका था। अपने पिता के जन्मदिन पर वह 9 जून के साथ घर लौटी। दरवाजे पर उसकी माँ मिली और 9 जून को अपना कॉलीग कहकर सबके सामने पेश किया। उसकी माँ को शक था कि शायद इसी रिश्ते के कारण कांग होल का तलाक हुआ। माँ ने गुस्से में कहा कि अगली बार वह अपने एक्स हस्बैंड को साथ लाए ताकि परिवार को तलाक की बात पता न चले। कांग होल अब यह दिखावा और अपने भले से ज्यादा समाज की परवाह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। माँ बाप ने उसे धैर्य और शादी निभाने की सीख दी, लेकिन वह घर से बाहर निकल आई। बाहर आकर उसने देखा कि 9 जून पास में चुपचाप बैठा हुआ था और उसका साथ दे रहा था। यह वही स्थिति थी जैसे चीफ किम और हायन की शादी एक दिखावटी शादी। हायन एक फेमस इंटरनेट सेलिब्रिटी थी जो सोशल मीडिया पर हमेशा उनका खुशहाल जीवन दिखाती थी। टीम लीडर ने सुझाव दिया कि चूंकि कभी वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, शायद अगर वे एक दूसरे की जरूरत समझें तो तलाक से बच सकते हैं। सबको यह सुझाव अच्छा लगा, लेकिन कांग होल ने कहा, हम इस तलाक को नहीं रोक सकते। चीफ किम और हायन को यह तलाक लेना ही होगा। चीफ किम और हायन पहली ही मुलाकात में प्यार में पड़ गए थे और सिर्फ 4 महीने बाद शादी कर ली थी। शादी के बाद हायन ने अपनी ऑनलाइन लाइफ में सब कुछ दिखाना शुरू कर दिया। उनके घर, रसोई, सब कुछ इंटरनेट पर था। फॉलोअर्स ने उसके स्टाइल और शादी की तारीफ की, जिससे वह और ज्यादा शेयर करने लगी। यहाँ तक कि उसने मंत्री और उनकी पत्नी को घर बुलाकर खास खाना बनाया ताकि लोग तारीफ करें। मंत्री की पत्नी हायन की फैन थी और घर का हर कोना और ब्रांड्स तक जानती थी। हायन जब फोटो खिंचवा रही थी तो चीफ किम को बहुत थकान और घुटन महसूस हुई। उसे अपनी प्राइवेसी खत्म लगने लगी। उसे अपनी पुरानी रेजर पसंद थी, लेकिन हायन ने उसे नया इस्तेमाल करने को मजबूर कर दिया। उसे लगने लगा कि वे बस दूसरों को दिखाने के लिए एक झूठी जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए उसने तलाक का फैसला किया ताकि एक नया जीवन शुरू कर सके। टीम की चर्चा के दौरान कांग होल ने कहा कि चीफ किम का फैसला सम्मानित किया जाना चाहिए, लेकिन 9 जून ने कहा कि हमारा असली मकसद यह है कि ऐसे केस कम हो जिन्हें समाज स्वीकार नहीं करता। हायन तलाक नहीं चाहती थी। चर्चा के बाद टीम ने तय किया कि चीफ किम और हायन को शादी बचाने के लिए मैरिटल काउंसलिंग लेने के लिए मनाया जाएगा। 9 जून, जो पहले 3 बार तलाक ले चुका था, उसने चीफ किम से कहा कि वे अपने रिश्ते को एक और मौका दें और अगर तलाक की नौबत आए भी तो आपसी समझदारी से अलग हों। कांग होल ने हायन से मुलाकात की। पहले हायन को बच्चा चाहिए था और उसने सोशल मीडिया पर एक अकाउंट बनाया था ताकि अपने बच्चे की परवरिश को सबके साथ शेयर कर सके। लेकिन जब प्रेगनेंसी नहीं हुई तो चीफ किम ने सुझाव दिया कि वे दोनों सोशल मीडिया पर अपनी खुशी की तस्वीरें डालें। इन तस्वीरों को बहुत तारीफ मिली और हायन और भी ज्यादा पोस्ट करने लगी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उनकी शादी पहले ही संकट में थी। 9 जून और कांग होल के समझाने पर चीफ किम और हायन ने मैरिज काउंसलिंग लेने और एक दूसरे को फिर से मौका देने के लिए हामी भर दी। डॉक्टर ने उन्हें एक लिस्ट बनाने को कहा जिसमें वे सारी चीजें लिखें जो वे साथ में करना चाहते हैं। हायन ने कई चीजें लिखी, लेकिन चीफ किम ने सिर्फ एक चीज लिखी, एक दिन बिना मोबाइल फोन के बिताना। 9 जून और कांग होल ने सबसे पहले चीफ किम की इच्छा पूरी करने की सोची। उन्होंने एक शानदार रेस्टोरेंट में डिनर का इंतजाम किया जहां फोटो खींचना मना था। चीफ किम इस पल को काफी पसंद कर रहे थे, मोबाइल फोन के बिना समय बिताकर। हायन भी बहुत खुश थी और प्यार से उन्हें खाना खिला रही थी, लेकिन तभी अचानक चीफ किम बाथरूम की ओर भागे। उन्हें देर से एहसास हुआ कि उन्हें झींगे से एलर्जी है और इस वजह से खाना अधूरा रह गया। फिर भी 9 जून और कांग होल ने हार नहीं मानी। उन्होंने दोनों के लिए डांस क्लास का इंतजाम किया। डांस स्टेप्स समझ में न आने की वजह से दोनों गिर पड़े। हायन जमीन पर बैठ
बैठकर हंसने लगी और उसे एक पुरानी स्की ट्रिप याद आ गई जहाँ वे ऐसे ही गिरे थे। ये प्यारी यादें उसके मन को छू गईं, लेकिन चीफ किम को कमर में चोट थी और उसे लगा कि हायन उसकी तकलीफ की परवाह नहीं कर रही। जब हायन को दोषी ठहराया गया तो उसे बहुत बुरा लगा और गुस्से में आकर उसने रिश्ता खत्म करने की बात कह दी। नो कि जून और कांग हुल ने तुरंत बीच बचाव किया और उन्हें शांत किया। वे उन्हें जबरदस्ती साथ नहीं रखना चाहते थे, बल्कि उम्मीद कर रहे थे कि दोनों दिल से फैसला लें, चाहे साथ रहें या अलग हों। थोड़ा शांत होने के बाद हायन ने चीफ किम की पीठ पर पट्टी लगाई। चीफ किम ने माना कि उन्होंने तलाक का बीमा सिर्फ गुस्से में लिया था, असली में वे तलाक नहीं चाहते थे। हायन ने भी सोचा कि वह सोशल मीडिया की दीवानी हो गई थी, जबकि चीफ किम हमेशा काम का बहाना बनाकर दूरी बनाते रहे। उन्होंने उस पल को याद किया जब चीफ किम ने चलती फिरती टहलते हुए हायन को प्रपोज किया था। उसी जगह से लौटते हुए चीफ किम ने हायन से वादा किया कि अब वे अपने रिश्ते को पूरी कोशिश देंगे, चाहे नतीजा कुछ भी हो। ऑफिस में सभी इंश्योरेंस टीम के सदस्य हैरान रह गए जब जॉन नाराय कंपनी में फिर से नजर आई। उसने बताया कि उसने दोबारा ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया है। एंजोंग मैन ने उसे अपने घर बुलाकर खाना खिलाया और कहा कि मुश्किलों से हार मत मानो और टीम में वापस आ जाओ। इसके बाद जोन नाराय ने अपनी झिझक छोड़ी और कंपनी के प्रेसिडेंट से उसकी वापसी की बातचीत की। ऑफिस के बाद एंजोंग मैन खास तौर पर जोन नाराय का इंतजार कर रहे थे और उसे आर्केड गेम्स खेलने ले गए। रास्ते में एक कार जोन नाराय से टकराने ही वाली थी, लेकिन एंजोंग मैन ने उसे जल्दी से खींचकर बचा लिया। जब दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा तो दोनों का दिल जोर से धड़क रहा था। उधर नो की जून कांग हुल को उसके परिवार के कार्यक्रम में ले गया। चीफ किम और हायन से प्रेरणा लेकर कांग हुल ने फैसला किया कि अब वह दूसरों की खुशी के लिए अपनी कुर्बानी नहीं देगी और अपने माता पिता के घमंड के लिए खुद को नहीं दबाएगी। कार्यक्रम में उसने देखा कि उसका पूर्व पति उसके माता पिता के सामने एक आदर्श दामाद की तरह बर्ताव कर रहा था। पूरा परिवार बहुत खुश लग रहा था, लेकिन तभी उसका एक्स हस्बैंड बेहयाई से परफॉर्मेंस फीस मांगने लगा, जिससे कांग हुल को उसके दिखावे से नफरत हो गई। उसने सबके सामने ऊंची आवाज में बोल दिया कि उनका तलाक इसलिए हुआ क्योंकि उसका पति बार बार अफेयर करता था। उसके माता पिता उस पर गुस्सा हो गए कि उसने सबके सामने परिवार की इज्जत उतार दी। उसका एक्स हस्बैंड इतना गुस्से में आ गया कि वो हिंसा पर उतर आया, लेकिन कांग हुल किसी की परवाह किए बिना गई और बाहर जाकर जोर से चिल्लाई कि अब वह अपने परिवार की झूठी उम्मीदों की जंजीरों से आजाद हो चुकी है और अब वह अपने तरीके से बहादुरी से जिंदगी जिएगी। उसकी ये खुशी देखकर नो की जून खुद को रोक नहीं पाया और उसने अचानक उसे चूम लिया। दोनों ने बहुत भावुक होकर एक दूसरे को चूमा और उस पल उनकी दुनिया में सिर्फ वे दोनों थे।